उनका प्राइज्ड जेट फाइटर मारा गया है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मारा गया है और एक ही फाइट में मारा गया। तो ये एक ऐसा लॉस है जिसने उनको पूरी दुनिया में बहुत शर्मिंदा किया है, मुसलसल कर रहा है। तो अब जो पाकिस्तान के इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं, क्या आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सोच की तरह उसको 1947 से पीछे लेके जाते हैं और बोलते हैं इट्स अ कंटिन्यूएशन जो होता आ रहा है, या मोदी का जो न्यू नॉर्मल है आप उसको बिल्कुल ही एक अलग चीज़ देखते हैं या एक बहुत बड़ी एस्केलेशन देखते हैं? कि उनके ख्याल में पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान वही है जो उनकी फिल्मों में है, और वो पाकिस्तान को जब चाहे मार सकते हैं और सबक सिखा सकते हैं। उनका पसंदीदा जुमला है कि पाकिस्तान को सबक सिखा। ये मुझे लगता है बदकिस्मती से कि एक दफ़ा नरेंद्र मोदी इन 4 सालों में एक एडवेंचर और करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ चूँकि उनकी आर्मी के अंदर ये इस तरह की कोई सकत नहीं है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को इनकार कर सकें। नहर किनारे हमारी तस्वीर आई थी कि अगर चाइना पाकिस्तान यूं थे तो इस जंग के बाद तो यूं हो चुके हैं, और चाइना ने भी इसी तरह की बात की। डोनाल्ड ट्रंप तो देखे ना, हमारा नाम ले लेके बेसिकली तो मोदी को तंग कर रहा है। रोज कहता है पाकिस्तान इज अ ग्रेट नेशन, पाकिस्तान इज वंडरफुल नेशन, पाकिस्तान इज अ ब्रेव नेशन, पाकिस्तान में ग्रेट थिंग्स, पता नहीं क्या बनाते हैं। क्या उसे ऐसा देख लिया जो आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि इजराइल का बुरा टाइम आने वाला है? हाँ, इन लॉन्ग टर्म अमेरिका में बच्चों को घर में ये सबक दिया जाता है गुड़ती की तरह, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि इसराइल की आपने सपोर्ट करनी है, क्योंकि जब वो 3rd टेम्पल बनाएंगे तो जीसस की सेकंड कमिंग होगी, तो फिर हम दुनिया में दोबारा फिर वो सारा होता। आज का सबसे बड़ा सवाल यहूदियों को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि इनसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं कि इनको लेना ही नहीं चाहते। कि नेतन्याहू पे सब डाल दो कि ये एक जल्लाद बुरा आदमी था, हम तो नहीं बुरे, हम नहीं है, और इजराइल को बचा लो। इसराइल को बेसिकली उन्होंने सेव करना है, क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान के देखें 3 इशू हैं जिनको हल करने से पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। पहला इशू उसमें ये है कि आर्मी का ओवरसाइज मिलिट्री का सियासत में रोल है। मैंने आपको बताया कि यार उस सोफे की एक साइड बैठ चुकी है, बैग इतना उस पर बैठा हूँ, आपने कहा नहीं यार सोफे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। देखो सुनो बिठाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। टीपी के मोस्ट रिक्वेस्टेड गेस्ट आज हमारे साथ हैं बड़े दिनों बाद। देखो थोड़ा देखेंगे, थोड़ा सुनेंगे, थोड़ा जानेंगे। आज मैं इनके घर आके बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहा हूँ। तो पहले तो मैंने अपनी कमीज़ उतारी, बोला यार आपकी जैसी कमीज़ पहनूंगा, तो मैंने दुआ की कि आपके जैसा बन सकूं। फैसल बड़ाइच आज हमारे साथ है। कैसे हैं आप? ज़बरदस्त। आपकी जो सांस रुक रही थी ना कि तारीफ़ कर रहा है, अभी जलील करेगा, अभी कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है। पर कुछ नहीं आया। मेरी किस्मत। वैसे भाई कैसे देख रहे हैं आप पाकिस्तान अच्छा पहले मुझे बताएं जीता कौन, एक लफ्ज में, दोनों मुल्कों में से? अब देखिए ये तो बड़ा एक अजीब सा बात है। जीता कौन, ये है परसेप्शन में पूरी दुनिया में पाकिस्तान जीता है कि हमने एक उनका बड़ा नुकसान किया। देखिए जीत और हार को अगर जंग में आपने डिफाइन करना है ना, तो सबसे पहला पॉइंट उसका है परसेप्शन, कि दुनिया ने क्या समझा कि कौन जीता है, एक बात। उसके बाद ये कि इरिवर्सिबल लॉस किसका हुआ है। क्या पाकिस्तान ने कोई लैंड खोई है? नहीं। क्या इंडिया ने कोई लैंड खोई है? नहीं। अच्छा, आपके कुछ रनवेज थोड़े से डैमेज हुए हैं, उनके भी कुछ रनवेज थोड़े से डैमेज हुए हैं, कुछ बिल्डिंग्स थोड़ी सी डैमेज हुई। क्या ये ऐसा डैमेज है जिसको रिपेयर ना किया जा सके? नहीं, ये तो बड़ा इजीली रिपेयरेबल डैमेज है। हाँ, उनका प्राइज्ड जेट फाइटर मारा गया है, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा मारा गया और एक ही फाइट में मारा गया। तो ये एक ऐसा लॉस है जिसने उनको पूरी दुनिया में बहुत शर्मिंदा किया है, मुसलसल कर रहा है। और जब तक अगली कोई इस तरह की बड़ी बैटल वो किसी जगह पर जीत नहीं लेते, तब तक ये उनके सर पे एक शर्मिंदगी रहेगी। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप कह लें पाकिस्तान जीत गया है, लेकिन आपको पता है कि आप और हम वो लोग हैं जो इस बात को सेलिब्रेट करके जंगें नहीं चाहते। हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। जंग में कोई भी नहीं जीतता है, फिलोसफिकल बात है, लेकिन हकीकत भी यही है। क्योंकि आपने वो मशहूर टर्म सुनी होगी ग्रीस वॉर्स में, पुरानी जंगों में ये कहा जाता था कि बाज़ औक़ात जीतने वाला हारने वाले से ज़्यादा अपना नुकसान कर चुका होता है। इसमें वियतनाम वॉर अगर हम देखें, कहने को तो नुकसान वियतनाम का ज़्यादा हुआ, लेकिन वर्ल्ड वाइड कंसेंसस यही है कि वियतनाम जीत चुका, क्योंकि एक इतना बड़ा मुल्क हरा नहीं सका। तो ये तो कोई डाउट नहीं है ना कि मिलिट्री इकोनॉमी इंडिया की बेहतर है। तो अगर वो अपने कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं रीच कर सके तो पाकिस्तान ने उनको रोक लिया। आप देखें ना कि तो ये विक्ट्री हुई ना हमारे लिए। इंडिया की जो मिलिट्री है,
इंडिया साइज़ में हमसे बहुत बड़ा है, उसकी आबादी, उसका जोग्राफिया, उसको आप देखें तो 11 टाइम्स वो आपसे बड़ा है। अच्छा, लेकिन उसकी आर्मी आपसे डबल है। अच्छा, आर्मी डबल तो है, ये तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना, 1.5 मिलियन के करीब आर्मी है उसके एक्टिव। लेकिन वो एक सोल्जर पर अगर आप इसको डिवाइड करें तो वो पर सोल्जर तकरीबन कोई $52,000 खर्च करता है पर ईयर, उसके बजट के हिसाब से अगर देखें। पाकिस्तान कितने उसके 101, हम अगर एक सोल्जर पर उसको डिवाइड करें तो तकरीबन 11,000 समथिंग। तो इतनी महंगी फ़ौज और इतनी बड़ी फ़ौज और इतनी ताकतवर इक्विपमेंट और लश-पश फ़ौज, वो मतलब अपने से ये कितने टाइम है, 4 टाइम्स ज़्यादा महंगा उनका एक सोल्जर है पाकिस्तान के निस्बत। इसके बावजूद आप 2019 में भी हार गए और अब फिर आप हार गए। तो ये एक शर्मिंदगी की बात उनके लिए बहरहाल है। क्या आप, एक तो हमारी जो एक इस्टेब्लिशमेंट की सोच है वो तो ये पाई जाती है कि इंडिया पाकिस्तान की कांस्टेंट जंग ही रहेगी, ये 1947 से ही ऐसा है, सिलसिला ऐसा है। पर अब जो एक बीजेपी नरेंद्र मोदी है, उन्होंने पैराडाइम तो बदला है, एक न्यू नॉर्मल बनाया है जिसकी वो ब्रैग भी करते हैं। तो अब जो पाकिस्तान के इंडिया के जो रिलेशनशिप्स हैं, क्या आप हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सोच की तरह उसको 1947 से पीछे लेके जाते हैं और बोलते हैं इट्स अ कंटिन्यूएशन जो होता आ रहा है, या मोदी का जो न्यू नॉर्मल है आप उसको बिल्कुल ही एक अलग चीज़ देखते हैं या एक बहुत बड़ी एस्केलेशन देखते हैं? देखिए, मैं कई जगहों पर ये बात कर चुका हूँ कि दुनिया में और बड़े-बड़े मुल्कों में जो तब्दीलियाँ आती हैं ना, बेसिकली वो जनरेशनल होती हैं। मतलब कि एक जनरेशन पूरी एक आइडिया पर रेज़ होती है, खड़ी होती है, और बदकिस्मती से वो फिर जनरेशन के साथ ही चीज़ चेंज होती है। तो इंडिया में पूरा एक जनरेशनल चेंज आ चुका है कि वो पाकिस्तान को बिल्कुल मिसपर्सीव करते हैं, और उसके बाद उन्होंने खुद भी एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी बना ली है, और वो इतने सुपीरियर हो चुके हैं उस सेंस में अपने तई कि उनके ख्याल में पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान वही है जो उनकी फिल्मों में है, और वो पाकिस्तान को जब चाहे मार सकते हैं और सबक सिखा सकते हैं। उनका पसंदीदा जुमला है कि पाकिस्तान को सबक सिखाए। अभी उनके करण थापड़ जैसे सीनियर मैच्योर जर्नलिस्ट भी इसी तरह के सवाल करते हैं, क्या पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, क्या इंडिया ने पाकिस्तान को सबक सिखाया? ये क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन ये बात बता रहा है कि आप अपने आप को इस तरह समझ रहे हैं कि जैसे एक छोटे से बच्चे को आपने थप्पड़ लगाया और वो फिर जो आपने कहा उसको मान लेना चाहिए। लेकिन साथ ही जब ये आप रोज़ाना पूछते हैं और जंग हो जाने के 10-12 दिन बाद भी पूछते हैं, जो भी स्ट्राइक्स कहें, जंग कहें उसको, इसका मतलब है कि आप खुद डाउट हैं कि जिसको आप बच्चा समझ रहे थे वो इतना बच्चा नहीं था, उसने बेसिकली आपको सबक सिखा दिया। तो वो जो जनरेशनल चेंज वहाँ पर आ चुका है, और उनके 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 पुराने भी और नए लोग भी एक सबक सीख के जवान हो चुके हैं। अभी तो कहीं करीब करीब मुझे कोई तब्दीली नज़र नहीं आती, बदकिस्मती से, क्योंकि हम लोग जो मुसलसल इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात का एडवोकेट करते थे और ये चाहते थे कि ये हमारे बॉर्डर्स खुलने चाहिए और लोगों को आपस में मिलना जुलना चाहिए, हम लोगों को भी इन्होंने इस कॉर्नर पर लेकर गए हैं कि इनके वज़ीर आज़म तक और इनका इंटेलेक्चुअल तक इस तरह की एक जुमला भी हमें नहीं देता जिसको हम पकड़ के अपने यहाँ पर जो लोग जंगी मिजाज के उनको कह सकेंगे यार देखें वो अमन की बात कर रहे हैं तो हमें इस बात को पकड़ना चाहिए। आप देखें ना, कल वज़ीर आज़म ने क्या कहा, उसने नरेंद्र मोदी ने, उसने कहा मेरे पास गोली तो है। यानी आप एक एक शख्स को पाकिस्तान के ये बता रहे हैं कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। मतलब इससे छोटी बात किसी मुल्क का इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर क्या होगा? डेमोक्रेसी का जो आइडिया था वो तो ये था ना कि एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आएगा, ट्रू, और इसका मतलब है जब अवाम का एक नुमाइंदे की आप बात करते हैं तो उसमें फिर ये चीज़ को बहुत समझी जाती है कि वो अवाम दोस्त होगा, इंसान दोस्त होगा। और वो कैसा इंसान दोस्त है जो अपने हमसाए में किसी मसले को हल करने के बजाय वो ये कह रहा है कि मेरे पास गोली तो है, यानी मैं हर शख्स को गोली मार दूंगा। मुझे नहीं याद कि सिवाय इसराइल के मैंने दुनिया में किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्डर से, इवन इससे बहुत छोटे लेवल पर भी, किसी से इस तरह का जुमला सुना हो कि किसी और मुल्क के बारे में ये कह रहा हो कि मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो वो हमें कोई भी ऐसा रूम नहीं दे रहे। मैं कल इनके एक इंटेलेक्चुअल की, एक डिफेंस एनालिस्ट की गुफ्तगू सुन रहा था करण थापड़ के शो में ही। वो पूरा 52 मिनट तक ये इस मसले को हल करने की कोशिश करते रहे कि पाकिस्तान को तोड़ा कैसे जाए, पाकिस्तानियों को भूखा कैसे मारा जाए, और पाकिस्तानियों को कोवर्ट ऑपरेशंस के ज़रिए कैसे परेशान किया जाए। और इस सारी बात के प्रीटेक्स्ट में, इसकी तह में ये बात छुपी हुई थी कि वो ये समझ चुके हैं कि हम डायरेक्ट वॉर पाकिस्तान से अब नहीं कर सकते, और अगर करेंगे तो हमें भी उसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी।
क्योंकि आपको पता है कि हमारा न्यूक्लियर, आपको पता है कि उनका ख्याल था कि हम न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन से नीचे नीचे ना इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर एक लॉन्ग वार हो या शॉर्ट वार हो तो हमारे पास सिर्फ एक ही डेटरेंस है कि हम एटम बम उनके ऊपर फेंक सकते हैं, और अगर जब तक एटम बम की बारी नहीं आती हम इंडिया से मार खाते रहेंगे। और जो कि हमारा 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 डॉक्ट्राइन है कि जब हम बिल्कुल हमें ये लगेगा कि हम बिल्कुल तबाह होने लगे हैं तो हम एटम बम का पहला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट यूज़ ऑफ न्यूक्स हमारी डॉक्ट्राइन है। तो उससे पहले पहले हमें जितना मर्जी मार ले वो, लेकिन वो उसकी दोनों दफ़ा डॉक्ट्राइन फेल होगी कि शॉर्ट टर्म में वो हमें नहीं हमारे साथ लड़ाई कर सकता। और फिर ये जो मैं एक बात कहता हूँ कि वक्त के हाथ में सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सरप्राइज़ होती है। उसने आपको क्या सरप्राइज़ देना आपको नहीं पता। तो मॉडर्न वॉरफेयर में जो ड्रोन्स की इंडक्शन हुई है उसने लॉन्ग टर्म वॉर का भी पूरा नक्शा चेंज कर दिया। अब इंडिया अगर लॉन्ग टर्म वॉर भी चाहेगा तो ज़ाहिर है उसके सोल्जर्स ने आके आपका एरिया ऑक्यूपाई तो नहीं ना करना, वो भी ड्रोन से होगी। अच्छा, ड्रोन में आप फिर एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। और पाकिस्तानी मिलिट्री चूँकि इंडिया से साइज़ में बजट में बहुत कम है, लिहाजा पाकिस्तान अपनी तैयारी पर ज़्यादा जोर देता है। यानी पाकिस्तानी आर्मी एक स्मार्ट आर्मी और वो इंडियन आर्मी का एक फिल्थी रिच आर्मी है। अब जैसे फिल्थी रिच की आते होती हैं उसी तरह उनकी आते हैं कि महंगे महंगे खिलौने ले लो, लेकिन जब इस्तेमाल करने की बारी आती है तो आपका टायर पंचर हो जाता है और आपको उससे फौरी बदला नहीं जाता। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि ये सारे स्मार्ट वॉरफेयर होगा, बट अगर एक जेंगा टावर आपको पता हो, इसमें एक निकालते हैं दूसरी निकालते हैं, आपको भी नहीं पता होता कौन सी वाली निकालेंगे तो टावर गिर जाएगा। तो समझे बालाकोट निकाला, एक निकली लकड़ी, चले अभी एक दूसरी निकाल ली। तो ये अगर ये लकड़ियाँ निकलती रहेंगी तो एक तो टाइम आएगा कि वो टिपिंग पॉइंट आ जाएगा कि जो एस्केलेशन लैडर पे नरेंद्र मोदी जा रहे हैं उससे वापस आना मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तो बिल्कुल ऐसा होगा। देखें, ये मुझे लगता है बदकिस्मती से कि एक दफ़ा नरेंद्र मोदी इन 4 सालों में एक एडवेंचर और करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ चूँकि उनकी आर्मी के अंदर ये इस तरह की कोई सकत नहीं है कि वो अपने प्राइम मिनिस्टर को इनकार कर सकें। लिहाजा मुझे ख़तरा ये है कि वो इन पर ज़ोर दे कर प्रेशर डालकर एक एडवेंचर और करेंगे, और वो फिर कहाँ तक जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक खौफनाक एडवेंचर होगा। क्योंकि देखें, दोनों की डॉक्ट्राइन्स में बहुत फ़र्क है, लेकिन अगर आप दोनों की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन को आप देखें तो इसमें खौफनाक बात है। पाकिस्तान की है फर्स्ट यूज़ के, मुझे आप अगर दीवार से आपने लगा दिया तो मैं फिर पहला न्यूक चला दूंगा। लेकिन टेक्टिकल आमतौर पर ये समझा जाता है कि पाकिस्तान अगर पहला न्यूक इस्तेमाल करेगा तो वो टेक्टिकल होगा। लेकिन इंडियन डॉक्ट्राइन ये है कि हम पहला यूज़ तो नहीं करेंगे, हम स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम फिर अरेज कर देंगे, वाइप आउट कर देंगे। अब क्या पाकिस्तान को इस बात का नहीं पता? इसका मतलब है कि पाकिस्तान जब भी फर्स्ट यूज़ करेगा तो वो भी अरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने स्मॉल न्यूक इस्तेमाल किया तो ज़ाहिर है उसके जवाब में इंडिया आपके तमाम शहरों को जो कि ऑलरेडी उसने टारगेट किए होंगे वहाँ पर मिसाइल मारेगा, एटॉमिक मिसाइल। तो उसके बाद तो आपके पास जवाब देने का कोई ऑप्शन है नहीं, तो लिहाजा आप पहले ही उस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे, खुदा ना करे कभी ऐसा चांस है। लिहाजा अब जब दो न्यूक्लियर इस तरह की न्यूक्लियर पावर जिसमें एक सिर्फ डिफेंसिव मोड पर है, पाकिस्तान तो अटैक करने नहीं ना गया, जिसको ये कहते हैं टेररिस्ट अटैक्स, उसके जवाब में पूरे के पूरे एक मुल्क ने एक मुल्क के ऊपर अटैक कर दिया। नॉनसेंस। मतलब देखें, आपने अपना $1 बिलियन से ऊपर एक दिन में नुकसान कर लिया, आपने अपने राफेल खोए, आपने प्रेस्टीज खोई, आपने अपनी पॉलिटिकल पावर खोई, आपने दोनों मुल्कों में, अगर इंडिया की मैं बात मानूं तो उन्होंने सैकड़ों लोग पाकिस्तान में मार दिए, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कश्मीर में इतने बेगुनाह लोगों को दोनों मुल्कों ने मारा। ये सब कुछ किया, लेकिन वो 4 बंदे जिन्होंने पहलगाम में दहशतगर्दी की थी उसको नहीं पकड़ा। मतलब जितना पैसा इंडिया ने इस काम पर लगा दिया, हिंदुत्वा ने इस एक्शन में, इससे 1/10 में पैसे लगा के मेहनत करके दुनिया की सपोर्ट लेकर वो उन 4 लोगों को पकड़ सकते थे, और उनको लेकर आते, हम भी मानते, उनके नाम लेके आते, उनको बताते कि ये लोग हैं, इनके पीछे ये हैं, तो कितना अच्छा होता, हम एक अच्छी डिबेट कर रहे होते। लेकिन वो जो एक है ना, एक फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियॉरिटी जो इंडिया की है, वो जो एक उबारा उन्होंने अपनी अना का बहुत फैलाया हुआ है, उसको तस्कीन नहीं मिलनी थी, अब उसको तस्कीन उनके मिल रही है, और ये उन्होंने एक दफ़ा और करना है। इसीलिए डर मुझे ये है कि जब ये करेंगे, अब करेंगे, तो ये पाकिस्तान का कोई फौरी बड़ा नुकसान करेंगे, जिसके जवाब में पाकिस्तान को कुछ तो करना पड़ेगा।
यहाँ से जंग कहाँ जाएगी मुझे नहीं पता। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब दो न्यूक्लियर कंट्रीज इस तरह के, जिसमें एक डिफेंस पर है और एक छोटा सा बहाना तलाश कर रहा है एग्रेशन के लिए, यहाँ अब दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम तो अटैक करने नहीं जा रहे। अगर वो अटैक करेगा तो फिर पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। अब तीसरी किसी थर्ड पावर की जिम्मेदारी है कि वो आके उसको रोके, क्योंकि जो अब तक स्टडीज़ हैं उसके मुताबिक तो अगर पाकिस्तान इंडिया में न्यूक्स होती हैं तो करोड़ों लोग तो मरेंगे ही, लेकिन ओजोन लेयर और पूरी दुनिया का जो एटमॉस्फेयर का एक लॉस होगा वो 1-2 दिन का नहीं है, वो दहाइयों का है। इसमें न्यूक्लियर वाली जो आप बात कर रहे हैं, न्यूक्लियर डिटेरेंस की बात कर रहे हैं, चले एयर डिफेंस हमारा काफ़ी अच्छा था, बट अ लॉट ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल आल्सो वेंट इन। तो अब हमें ये तो पता है कि कैपेबिलिटी तो है इंडिया के पास। इस पे अभी क्वेश्चन मार्क है। लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि ब्रह्मोस पे न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं लग सकता, लेकिन सम पीपल आर सेइंग नहीं लग सकता है। अभी वो पूरी इन्फॉर्मेशन उस तरह से नहीं आई है। तो अगर एक और एस्केलेशन होगा, उसमें हमें भी पता है कि चलें, वो लोग कह रहे हैं 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, हम उसको 14 कर दें, हम उसको 20 कर दें। बट अगर वॉर जितनी लंबी खिंचेगी एडवांटेज इंडिया, तो हमारे पास लॉन्ग टर्म नहीं है। बी, अगर उन्होंने अभी किराना हिल्स हिट किया है तो उनको हमारी न्यूक्लियर साइट्स पता हैं, अज्यूमिंग किराना हिल्स न्यूक्लियर है, तो अगर तो हमने न्यूक्लियर डिटेरेंस रखनी है एंड वी वांट टू मेक श्योर कि इंडिया शुरू में ही आर एबिलिटी टू यूज़ देम हर्ट नहीं करते, अल्लाह ना करे कभी यूज़ करना हो, डोंट यू थिंक कि ये बढ़ गया है कि जो मे बी फिंगर ऑन द ट्रिगर थी वो अब हाथ रखा हुआ है? देखें, मैं अभी इस जंग को अभी तक हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी इसकी मुकम्मल डिटेल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन जो भी हैं रोज़ाना आ रही हैं, हम उनको जो देख रहे हैं। मुझे पाकिस्तान की स्ट्रेटजी अब ये लगती है कि पाकिस्तान एक लॉन्ग वॉर के लिए भी इंडिया से मुकम्मल तौर पर तैयार है, और उसका ये इनके पास क्या है उसकी प्लानिंग मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो इसको इनके इस सारे ऑपरेशन को देखकर प्रेडिक्ट किया है कि पाकिस्तान इस बात की ज़्यादा फिक्र नहीं करेगा कि इनके कौन कौन से पेनिट्रेट हमारे कौन कौन सी जगहों पर कर रहे हैं। पाकिस्तान उनके सॉफ्ट वैलीज़ पर फिर हिट करेगा, और ज़ाहिर सबसे ज़्यादा जो सॉफ्ट वैली है इनके इकनॉमिक हब्स हैं, तो वो इंडिया को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएंगे। अभी देखें ना, $500 ट्रिलियन से कुछ ऊपर का इनका बजट होता है, और अभी जापान के नीचे आने की वजह से ये थोड़े से ऊपर भी इनको फोर्थ इकॉनमी भी बन गए हैं। तो एक राइजिंग इकॉनमी को ज़्यादा मसला है। हमारे यहाँ कौन सी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा अभी। हम तो इस कोशिश में हैं कि कुछ आ जाए, तो इनको इसका बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है। तो पाकिस्तान जब हिट करेगा तो लॉन्ग वॉर में ज़रूरी नहीं कि वो मुसलसल आपके मिसाइल हिट करे जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है आप भी तो जवाब में कुछ करेंगे ना। एक तो है ना कि आप उनके मिसाइल को रोक पाएँ। 100% मिसाइल्स को कोई नहीं रोक सकता। अब देखें, हौसीज़ बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, उनकी एक हुदैदा एयरपोर्ट है, उसके ऊपर सऊदियों ने बमबारी की, और 10 साल के करीब वो जंग है जिसमें उन्होंने उसका बुरकस निकाल दिया। उसके बाद इसराइल ने बमबारी की, उसके बाद अमेरिका ने बमबारी की, बरतानिया बमबारी करता है। कौन नहीं करता? वो मतलब इतनी जगह नहीं है जितने उस पर आप कदम नहीं चल सकते, जितने उस पर बम फेंक दिए उन्होंने। वो फिर भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट तक पहुंचा देते हैं। मतलब कि अगर आपने सिर्फ अपना डिफेंस करना है, वो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम से ही कर रहे हैं। बाज़ का आप दुश्मन को हिट ऐसी जगह करके भी अपना डिफेंस करते हैं कि जब उसको पता हो कि अगर उसने मज़ीद हिट किया तो फिर उसको इसकी ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ेगी। जैसे मैंने आपको ये बताया कि पाकिस्तानी फ़ौज एक $11,000 एक साल का उसके ऊपर खर्च होता है। आप अगर उसके सारे बजट को डिवाइड करें हमारी फ़ौज के ऊपर, तो वो 52,000 के साथ वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर पाते पर सोल्जर, जो हम 11,000 के साथ हासिल करते हैं। उनकी एक एक चीज़ की कॉस्ट हमसे बहुत ज़्यादा है। उनके पास एक बात है करने को, आप कह रहे हैं हमारे वाले खाते हैं तो लगाते भी हैं, हमारे कम खाते हैं और लगाते भी हैं, 4 गुना कम है। और उसके बाद ये कि उनका, यार आप इस तरह की बात करते हैं ना, आप फिर बात भुला देते हैं कि बंदा क्या बात कर। तो वो ये बार बार ही बात करते हैं हमारी इकॉनमी बहुत स्ट्रॉन्ग है और हम ये काम कर सकते हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन किस कीमत पर? 60 करोड़ लोगों से नवाला छीनने की कीमत पर आपकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है। तो यार आए मिल के आप उनको रोटी देने के लिए कुछ अपना बजट कम करें, हम भी अपना कम करते हैं, कुछ जंग ख़त्म करें। दुनिया में तमाम बड़ी ताकतें जितनी भी आज तक आई हैं,
सबसे ज़्यादा दुनिया में जो बार बार बड़ी ताकत बनी है वो पर्शियन एम्पायर है, यानी इस जगह पर कभी कोई कभी कोई। उसके बाद रोमन्स हैं, उसके बाद मिस्री हैं, इजिप्शियंस हैं, ब्रिटिश हैं, अमेरिका। हर जगह आप एक चीज़ कॉमन देखेंगे, जब भी ये सिविलाइजेशन अपने पीक पर थी तो ये अपने इर्द गिर्द सबसे कम डिस्प्यूट रखती थी। चाइना ने जब राइज करना शुरू किया, रशिया के साथ इनके कितने डिस्प्यूट थे, इन्होंने सब सेटल किए। जापान के साथ सेटल किए, इंडिया के साथ एटलीस्ट उनको पीसफुल उन्होंने किया। वो समंदर के अंदर उनके हैं डिस्प्यूट, साउथ चाइना सी में भी डिस्प्यूट है, वो हैं, लेकिन उन्होंने अपने मेजर डिस्प्यूट जो कि जहाँ पर उनका ज़्यादा बजट लग सकता था उनको उन्होंने कम किया, जो नहीं हो सके वो हैं। इंडिया ने अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम बॉर्डर्स के ऊपर एक डिस्प्यूट भी हल नहीं किया। हर कंट्री के साथ ना सिर्फ डिस्प्यूट है, बल्कि उनके एक्सपर्ट्स और रोज़ाना आकर बताते हैं कि हम बांग्लादेश के साथ और पाकिस्तान के साथ और बाकी ममालिक के साथ नए डिस्प्यूट कैसे पैदा कर सकते हैं। मतलब इतना बड़ा मुल्क यार, इतना बड़ा मुल्क, और आपकी सोच ये है कि आपने अपने से 11 गुना छोटे मुल्क जो है आपने उसको उसके साथ फाइट करनी है और उसको नीचा दिखाना है और उसको तोड़ना है। ये तोड़ के आपको मिलेगा क्या? आपकी चंद ब्राह्मण जो माइंडसेट है इनके टॉप पे बैठा हुआ 4-5%, उसकी तो तस्कीन हो जाएगी, लेकिन वो जो उसके बम्बई के साहिल के ऊपर सुबह सुबह जो है समंदर से ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ उनको, मतलब उस गरीब का भी सोचे ना कुछ आप। उसकी कॉस्ट पे आपकी इकोनॉमी, मैं ये सारी बात ये कर रहा हूँ, जो मुसलसल बात करते हैं ना, हमारी इकोनॉमी आपसे स्ट्रॉन्ग है लिहाजा हम ज़्यादा दिन तक मार खा सकते हैं। वो इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात कहते हुए, उस गरीब के सर पर जिसको आप रोटी नहीं दे पा रहे, अगर आप उसको रोटी दें तब आपको लगेगा कि आपकी इकोनॉमी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप उन सब से सब कुछ छीन लेते हैं और अपने खिलौनों पर आप ज़ाया करते हैं और दूसरे मुल्कों के अंदर प्रॉक्सीज पर आप ज़ाया करते हैं और फिर कहते हैं देखें हमारी इकोनॉमी कितनी स्ट्रॉन्ग। क्या इसमें रफ़ाइल वगैरह तो ठीक है, पर सबसे बड़ा नुकसान इंडिया का हुआ जो राहुल गांधी की पुरानी स्पीच थी, आपकी भी नहर किनारे हमारी तस्वीर आई थी कि अगर चाइना पाकिस्तान यूं थे तो इस जंग के बाद तो यूं हो चुके हैं, और चाइना ने भी इसी तरह की बात की कि अब आप समझे हमारा बॉर्डर जो है ना वो नीचे तक जा रहे हैं और पाकिस्तान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे हमला, चाइना की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी पे हमला है। एग्जैक्टली देखिए अब पोल शिफ्ट है ना, अब तो इंडिया एक तरीके से फंस गया है, क्योंकि पाकिस्तान का तो हादसाती तौर पर काम हो गया सीधा कि आपने चाइनीज़ टेक्नोलॉजी लेनी है जो बड़ी जल्दी आपके सिस्टम में सिंक कर जाती है, उसके साथ इंटीग्रेट कर जाती है, आप उसको यूज़ कर लेते हैं। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो है इंडिया लेता है 3 जगहों से, आमतौर पर फ्रांस से, अमेरिका से और रशिया से। उसके तो इंटीग्रेशन के बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़ा टाइम लगता है, महंगे खिलौने हैं, उनको सिंक होने में टाइम लगता है, क्योंकि देखें एक ही जगह से जब आप इक्विपमेंट लेते हैं तो उसमें इतना मसला नहीं होता कि आपकी टेक्नोलॉजी चोरी होगी। लेकिन आप फ़र्ज़ करें कि आपका डिफेंस सिस्टम है रशियन और आपके प्लेन्स हैं अमेरिकन, अब ज़ाहिर है इन दोनों ने मिलकर काम करना होता है, तो इसमें फिर 2 मुख्तलिफ राइवल कंट्रीज़ का एक दूसरे की टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी फिर होती है, क्योंकि फिर ऑडिट भी होते हैं और ये सब चीज़ें, तो ये एक मुश्किल काम है। अब वो उसने करना क्या, खुद तो बनाता नहीं वो। अच्छा, अब वो जो बनाता है वो कहेंगे हम बहुत बनाते हैं, लेकिन आप वो जो है ना कटिंग एज टेक्नोलॉजी वो आप नहीं बनाते, इंजन भी आप नहीं बनाते, बाहर से लेते हैं। तो अब जब आपने बाहर से लेना है तो कहाँ से आपने लेना है? रशिया से अगर आप लेंगे तो आपकी ये मोदी तो डोनाल्ड ट्रम्प तो देखे ना, हमारा नाम ले लेके बेसिकली तो मोदी को तंग कर रहा है। रोज़ कहता है पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट नेशन, पाकिस्तान इज़ वंडरफुल नेशन, पाकिस्तान इज़ अ ब्रेव नेशन, पाकिस्तान में ग्रेट थिंग्स, पता नहीं क्या बनाते हैं, क्या उसने ऐसा देख लिया जिसको ये बदला ले रहे हैं ना नरेंद्र मोदी ने, बेसिकली उसको शर्मिंदा कर रहा है। तो वो तो इस बहाने की तलाश में है कि कोई और मिले उसको बहाना मिले और वो मोदी को एम्बेरस कर सके। तो अगर ये वहाँ से लेते हैं इक्विपमेंट तो फंसते हैं, अमेरिका से लेते हैं तो 80 मिलियन डॉलर, 90 मिलियन डॉलर के जहाज़ F-35, जो इनका अपना मुल्क और खुद अमेरिका में भी उसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन है, इतना इकॉनमी ज़ाया करेंगे फॉर व्हाट? एक और कोई फॉल्स फ्लैग या एक्चुअल दहशतगर्दी का अगर वाक़या हो गया तो इनको चाहिए पहले ही 4-5 इजाफी ख़रीद लें, क्योंकि वो तो तबाह होने ही है हमारे हाथों, तो वो फिर इतना बड़ा नुकसान, तो क्या करना है? राफेल वालों के पास अगर जाएंगे तो हमें राफेल ही नए नाम से दे दें तो वो तो बेचारा खुद अपनी वाइफ से आजकल बेइज्जत हो रहा है। वो बात यह है कि फंस गए हैं कि हमने कहाँ किसके साथ अलाइंस करना है, क्योंकि बदकिस्मती से दुनिया एक ऐसी जगह आ गई है कि आपको अब चूज़ करना पड़ रहा है, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर तो अब है नहीं, वो तो
अमेरिका और थैंक्स टू इसराइल उसने ख़त्म कर दिया। कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है। इवन वो बॉडी जिसने इंटरनेशनल लॉज ब्रेक करने के ऊपर किसी को सज़ा देनी थी, उन्होंने उसके जजेस और उसके अमले को, जो हज़ारों की तादाद में था, उसको सज़ा दे दी, उनके वीज़ाज कैंसिल कर दिए, अमेरिका जा नहीं सकते, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए। तो अब वर्ल्ड ऑर्डर तो है नहीं, तो अब बाइट इज़ राइट में तो आपको एक साइड लेनी पड़ेगी। अब पाकिस्तान कम से कम डिफेंस के मामले में एक साइड ले चुका है, क्लियरली ले चुका है। और जिसकी साइड उसने ली है, यानी चाइना की, उसको भी पता लग गया कि पाकिस्तान इज़ अ ट्रस्टेड पार्टनर। लेकिन इंडिया के ट्रस्टेड पार्टनर है, ये अमेरिका को भी डाउट है। अमेरिका इस पर डाउट करता है कि वो ये समझता है कि इंडिया ईरान से ऑयल लेता है, रशिया से वेपन्स जो है ले रहा है, और ये डबल गेम कर रहा है मेरे साथ, और ये बैलेंस करने के चक्कर में मुझे ज़्यादा मेरा नुकसान कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की सोच है। तो ये वो साइड ना लेके अब इनको एक साइड लेनी पड़ेगी। अगर ये साइड लेंगे पूरी तरह तो ही ये एक अपनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री की तरफ आएंगे, एक ऐसी मिलिट्री जो मॉडर्न मिलिट्री हो, जो ई वॉरफेयर में अब पाकिस्तान को और चाइना के अलायंस को कम्पीट कर सके। उसके अलावा तो अगले 10 साल तक ऐसा कोई मुझे नहीं नज़र आता कि ये अपग्रेड कर सकेंगे उस तरह से कि इस कम्बिनेशन को शिकस्त दे सकें। आपके लिए सरप्राइजिंग था कि स्क्वाड की जो बातें हुई कि बुलवॉक अगेंस्ट चाइना, तो यूएस अब सॉर्ट ऑफ ऑल इन जा रहा होगा इंडिया में। तो यूएस जेडी वैंस जो उनके बहनोई हैं, उन्होंने शुरू में बोला नन ऑफ आवर बिजनेस, फिर ट्रंप ने सीज फायर किया, जिसके बाद ब्लूमबर्ग ने बोला न्यू दिल्ली वाज सीथिंग। अब जयशंकर कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ट्रंप का इतना तो नहीं था। तो दे डोंट लाइक द फैक्ट दैट ट्रंप इंटरवीन एंड डिड सीज फायर। जो अमेरिका का रोल रहा है, क्या आपके लिए थोड़ा सरप्राइजिंग था, या आपने भी एक्सपेक्ट किया था थोड़ा ज़्यादा इंडिया टिल्ट होगा, जो नहीं नज़र आया हमें? मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि मेरे ख्याल में तो इस वक्त उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रो इसराइल और प्रो इंडिया बहुत ही ज़्यादा थी, बहुत ही ज़्यादा। तो मैं तो मेरे लिए तो ये 180 पे शिफ्ट था, सरप्राइज़ था। मतलब टू गुड टू बिलीव कि वो बिल्कुल इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू को टो ही नहीं कर रहे, बल्कि वो मुसलसल जानबूझ के वो काम कर रहे थे जो इंडिया की ब्राह्मण सोच को, उनकी नतवा सोच को, उसको तंग कर रहा था, टीज़ कर रहा था। मसलन डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स को इंटरव्यू देते जो वो अगले सवाल पे एंकर जा चुका था, और वो उस पर यूक्रेन और रशिया वॉर पे सवाल कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको रोका, स्टॉप, लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान। यानी उसके माइंड में ऐसा नहीं था कि वो बातों की रवानी में उसने पाकिस्तान की बात की, उसके दिमाग में था कि मैंने ये बात करनी है। सो इतना मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा वो इंडिया को इस तरह से डिच करेगा अमेरिका, बिल्कुल भी नहीं था। और इंडिया ने भी ये जो सारा स्टेप लिया, मिस कैलकुलेशन जो उसकी थी, वो इस एक नुक्ते पर थी कि अमेरिका तो हमें सपोर्ट करेगा और चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। लेकिन वो दोनों जगह उसका अंदाज़ा गलत साबित हुआ। जैसे उनकी इंटेलिजेंस गलत साबित हुई कि पाकिस्तान के पास PL-15E मिसाइल है, यानी एक्सपोर्ट वर्जन का है। पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट वर्जन वाला नहीं था, पाकिस्तान के पास फुल रेंज वाला था। तो उनकी इंटेलिजेंस भी फेलियर हुई। उनकी वज़ारत ख़ारजा ने उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी जो उनकी एस्टिमेशन थी कि चाइना पाकिस्तान की सपोर्ट तो करेगा, लेकिन बस इस हद तक, और अमेरिका हमारे साथ इस हद तक आएगा। चाइना हमारे साथ उससे ज़्यादा हद तक आया, और अमेरिका उनकी तरफ बिल्कुल ही नहीं आया, बल्कि अपोजिट चला गया। तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग था, बहुत सरप्राइजिंग था। लेकिन इसमें आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो हर चीज़ को जो भी उनके इर्द गिर्द हो रही है, वो उसको देखते हैं कि मैं उसको अपने फ़ायदे में कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि अच्छा ये जंग हो रही है, उसने कहा खुद ही निपट लेंगे। लेकिन जैसे ही उसको पता लगा कि पाकिस्तान ने तो उनके जहाज़ गिरा दिए और पाकिस्तान ने तो एस्केलेशन में उसकी डोमिनेंस है वहाँ पर, तो उसने कहा लो ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि आपको पता है वो तो पहले दिन से इंडिया को ये कह रहा है कि मेरे जहाज़ खरीदो। उसने कहा तो बेहतरीन मौका है, एम्बेरस करो और प्रेशर डालो और प्रेशर डालो और प्रेशर डालो। तो वो अपने फार्मूले के मुताबिक काम कर रहा है। आइंदा भी आप देखेंगे, हालांकि पाकिस्तान से उनकी कितनी ये है एक्सपोर्ट, $3 बिलियन से $5 बिलियन के बीच में फ्लक्चुएट करती है। तो मतलब हमारा लेवरेज को इतना नहीं है, लेकिन उसको अपना फ़ायदा नज़र आया है कि मैं इस मौके को इस्तेमाल करूं इंडिया से टैरिफ कम करवाने में और उसको और चीज़ें अपनी बेचने में। तो इसके लिए उसको इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कोई सिर्फ और सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि कोई हमारी कोई बड़ी एफर्ट थी जिसके नतीजे में ये सब कुछ हुआ। आप यूजुअली चीज़ों को बड़े लॉन्ग टर्म व्यू में देखते हैं, सेंचुरीज।
कवर करते हैं आपकी पॉडकास्ट में, एपिसोड्स में जो आप बना रहे होते हैं, तो अमेरिका की जो अब पॉलिसी है, जिस तरह हम नरेंद्र मोदी भी कह रहे थे कि शायद इज़ अ चेंज, डोनाल्ड ट्रंप की जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, वेयर वो अपना फ़ायदे के साथ साथ डील मेकर, राइट, कि पैसे कहाँ से आ जाएंगे, ये कहाँ से आ जाएंगे, मे बी जो 70 साल 75 साल 100 साल अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी रही है वो सुनता भी नहीं है, वो डीप स्टेट की, इस्टेब्लिशमेंट वालों की, मतलब पैसे कहाँ से, डील करो, ख़त्म करो मामला, ठीक है ना। वो अक्सर ऐसी बातें बोल जाता है जो अमेरिका की पॉलिसी के अगेंस्ट चले जाते हैं, पुतिन को डिफेंड कर लेता है। तो इस रीजन में वाइल ट्रम्प इज़ देयर, हाउ डू यू सी these relationships, China, Pakistan, US, India playing out in the next few years? किसी मुल्क के लिए इससे बड़ी नेमत कोई भी नहीं है कि उसके राइवल मुल्क पे एक स्टूपिड हुक्मरान आ जाए। तो चाइना की और रशिया इस वक्त खुशी से उल्टी छलांगें लगा रहे होंगे जब डोनाल्ड ट्रंप जीता होगा, क्योंकि एक वाइज दुश्मन आपको बहुत महंगा पड़ता है और ये एक स्टूपिड दुश्मन है। स्टूपिड दुश्मन से आपको होशियार तो रहना पड़ता है कि कहीं कोई बड़ी गलती ना करते, लेकिन दूसरे ही एंगल पे उससे गलती अपनी मर्जी की करवाना आसान भी होता है। अब देखें ना, जैसे उसने टैरिफ वॉर छड़ी, कनाडा जो कि दुनिया में मिसालें दी जाती थी अमेरिका और कनाडा की, और आज से नहीं, पिछली सदी के शुरू से कायदे-आज़म ये बात कहा करते थे कि पाकिस्तान इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो अमेरिका कनाडा की तरह होंगे। मतलब कि उस वक्त भी दोनों का ताल्लुक और दोस्ती एक ज़रबुल मिसल थी। उसने वो मुल्क जो दुनिया में सबसे आखिर में कोई बंदा ये सोच सकता था कि इनमें कोई इनमें डे लाइट होगी, तो वहाँ भी उसने रखना डाल दिया। और आपको पता है कि कनाडा के ऊपर बड़ी देर से ये ऑप्शन एक है, जो कि यूरोप उसको एक ऑप्शन देता है कि आप यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बने, ट्रेड यूरोप के साथ करें, क्योंकि आपके पास लैंड ही लैंड है और हमारे पास पॉपुलेशन है। तो आपको पॉपुलेशन की ज़रूरत है, हमें लैंड की ज़रूरत है, तो हम अगर मिल जाए तो एक ग्रेटर यूरोप बन जाता है। बीच में आपको पता है ग्रीनलैंड भी है, तो वो उसको एक कंटिन्यूटी भी हो जाती है। बेशक समंदर है, लेकिन वो एक जियोग्राफिकल टर्म में नहीं, लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्म में एक खिता बन जाता है। तो वो उसने उसकी तरफ उसको कई फुट तक धकेल दिया। तो इतना स्टूपिड दुश्मन अगर आपको मिल गया तो ये तो वारे न्यारे हो गए। अमेरिका ने 2 स्टूपिडिटीज़ ऐसी की हैं, एक इससे पहले और एक ये, जिसने चाइना को बेसिकली बढ़ने में बहुत मदद की। देखें, वर्ल्ड पावर जब लड़ती हैं तो क्या करती हैं, वो दूसरे को इस्तेमाल करती हैं अपने आप को बड़ा करने में। तो चाइना ने बेहतरीन इस्तेमाल किए वो 20 साल जिसमें अमेरिका अफ़गानिस्तान में भी जीता। ठीक हो गया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम आया कि जब अमेरिका ने अपने पर समेटे और अपने आप के ऊपर उसने वो उन नॉनसेंस वॉर से अपने आप को निकाला। उसके नेतन्याहू की जो जिनको कहा जाता है नेतन्याहूज़ वॉर, वो और ये वाली 9/11 वाली वॉर, जो 20 साल तक उसको फिर लड़ना पड़ी। अब उसके लिए बेहतरीन टाइम ये है कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन एलाइज़ को जिसके साथ होने की वजह से उसका दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर ना सिर्फ कायम था, बल्कि वो जिसको कहता है ना कि ये मुझसे फ़ायदा ले रहे थे, वो फ़ायदा नहीं ले रहे थे, वो आपकी पॉलिटिकल पावर में आपके साथ खड़े होते थे। उन सब को अपने से दूर कर लिया, सिर्फ चंद डॉलर्स दिखा के, अच्छा जी ये मुझसे इतने डॉलर सरप्लस में है, ये मुझसे इतने बिलियन डॉलर सरप्लस में, तो उसको अपने से दूर कर दिया और रह गया तनहा। जब आप तनहा रह गए तो अब इसका मतलब है कि बाकी ममालिक तो रैशनल प्लेयर्स हैं ना, इससे ज़्यादा हैं रैशनल प्लेयर। उन्होंने अल्टीमेटली ये बात हर मुल्क के, खुसूसन यूरोप के और हर अमेरिकन एलाई के जहन में आई कि इसका मतलब है कि हम अमेरिका पर लॉन्ग टर्म ट्रस्ट नहीं कर सकते। किसी भी वक्त यहाँ एक और स्टूपिड आएगा और एक एग्रीमेंट को कहेगा कि नहीं ये एग्रीमेंट तो ठीक नहीं है, मैं तो नहीं इसको मानता, मैं तो नया करूँगा। तो क्यों ना किसी ऐसी पावर के साथ भी हम अच्छे ताल्लुकात रखें, मरासम रखें कि आना जाना तो कायम रहे ना, इतना तो ताल्लुक़ रहे, मरासम के आते जाते आप रहें। तो वो फिर देखें ना, चाइना के जो यूरोप है ज़्यादा करीब हो रहा है। बदकिस्मती से डेमोक्रेसी ने एक ऐसा अपना फॉल्ट शो किया है जिसके मुकाबले में अमारात्स और ये जो वन पार्टी रूल है, इसको एक एज मिला है कि जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ना, 4 साल 5 साल से भी आगे, वो ये डिक्टेटर्स बेहतर बना रहे हैं। बदकिस्मती की बात है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 4-5 साल का इनका लीडर नहीं सोच रहा, वो लंबा सोच के पॉलिसी बना रहा है, क्योंकि उसने कौन सा चले जाना है। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल बाद
आके एक पॉलिसी बदल सकता है, लेकिन शी जिनपिंग तो इतनी जल्दी पॉलिसी नहीं बदलेगा और नया भी शायद इतनी जल्दी पॉलिसी ना बदले। तो हर छोटी पावर उस बड़ी पावर के साथ जाना पसंद करेगी जिसकी पॉलिसी कांस्टेंट उसको लगेगा कि इसमें कंसिस्टेंसी है, वो उसकी तरफ जाएगा। तो इस मामले में कम से कम पिछले 20 साल 25 साल में, इन 25 सालों में चाइना ने अपने आप को इस्टेब्लिश बेहतर किया कि मैं अगर किसी से कोई डील करता हूँ तो मैं लॉन्ग टर्म करूँगा। और आपको वो फेमस लाइन तो पता होगी कि चाइना हैज़ अ लॉन्ग नाव, उसका नाव बहुत लंबा होता है। वो जब ये काम कहता है कि मैंने ये काम करना है, तो वो फिर उसका मतलब है कि वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने 4 साल में करना है, उसका मतलब है कि चाहे 100 साल लगे मैंने ये काम करना है। मैं जब पिछले साल चाइना में था तो उनके फॉरेन ऑफिस की एक टॉप ऑफिशियल थी, वो उनसे मैंने एक सवाल किया जो बड़ा खतरनाक सवाल था। मैंने उनसे कहा कि उस वक्त ना उसमें एक यहाँ कुछ चाइनीज़ कत्ल हुए थे इधर पाकिस्तान में। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे यहाँ ये दहशतगर्दी का मसला है, हम उस पर बड़े परेशान हैं, और लेकिन हमें जब कोई चाइनीज़ या बाहर का कोई शख्स की यहाँ पर डेथ होती है, कत्ल होता है ना, तो हमें उसका ज़्यादा दुख होता है, क्योंकि हमें लगता है कि हमारा मेहमान मारा गया है और आप तो हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, और आपका कोई आपका शहरी या सोल्जर अगवा होता है, मारा जाता है, तो हमें बहुत दुख है। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि क्या इस तरह की दहशतगर्दी से, इस तरह के सानहात से आप लोग सी पैक और पाकिस्तान के साथ जो आपके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, इस पर नज़रसानी करेंगे? क्या आप इसको भी चेंज करने की तरफ जाएंगे? तो वो एक लॉन्ग आंसर था, लेकिन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में, लेकिन उसका सादा अल्फाज में मतलब ये था कि चाइना ऐसी पॉलिसी नहीं बनाता कि जो किसी दहशतगर्द से या किसी वाक़े से या किसी हुक्मरान से बदल जाए। हम जो पॉलिसी बना लेते हैं वो फिर हमारी लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। लॉन्ग टर्म जब चाइनीज़ कहते हैं लॉन्ग टर्म, उसका मतलब 1 साल 5 साल 10 साल नहीं, उसका मतलब है कि ये इस पे 100 साल भी अगर लगेंगे तो हम ये करेंगे। चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को मुकम्मल करना है, क्योंकि चाइना के नज़दीक उसकी दुनिया में जो जिस तरीके से वो राइज़ हो रहा है, ये कायम ही उस सूरत में रह सकता है अगर वो अपनी इनिशिएटिव्स पर मुकम्मल तौर पर अमल कर ले। और इन पर उसकी पॉलिसी ये है कि बग़ैर जंग के मैं अमल आसानी से कर सकता हूँ। किसी मुल्क के साथ अगर मैं जंग करूँगा तो मैं इस पर अमल नहीं कर सकूँगा। लिहाजा जो आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की इस पॉलिसी के बाद यहाँ क्या चेंज आएगा, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सेकंड स्टुपिडिटी अमेरिका की तरफ से 25 सालों में है, बल्कि ये तो अमेरिकन की तरफ से हुई है। तो इसका फ़ायदा चाइना को बहुत ज़्यादा होगा, वो राइज़ करेगा और उसने लोगों की, यूरोपियन ममालिक की ज़्यादा उनका ट्रस्ट हासिल किया। इसमें चाइना से मैं ईस्ट जा सकता हूँ या वेस्ट जा सकता हूँ? कहाँ जाना पहले पसंद करेंगे आप? पिक करें। जहाँ आप चाहें। आप बोलें पहले ईस्ट जाना है पहले वेस्ट जाना है? ईस्ट ही चलते हैं हमारा हम तो ताइवान आपके आने से पहले जो लॉन्ग, चाइना हैज़ अ वेरी लॉन्ग नाउ, जनरल साहब और मैं भी यही डिबेट कर रहे थे कि ताइवान करना तो है चाइना ने। तो सवाल अब यही आता है कि कब करना है। तो अगर वो अभी अमेरिका फर्स्ट चल रहा है, तो मेरी तो यही राय है कि इस वक्त अमेरिका शायद जितना पहले खुलकर आता शायद खुलकर नहीं आएगा। बयान और वो पॉस्चरिंग, मे बी नेवल मूवमेंट्स तो होंगी, बट जो एक वॉर ट्रिगर फियर था वो इन द करंट रजीम तो कम ही होगा। आप कैसे ताइवान सिचुएशन देख रहे हैं, एंड इफ़ यू थिंक चाइना विल सक्सीड, वेयर डू यू सी अमेरिकाज रोल इन दिस? देखें, चाइना की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो ये है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी का हिस्सा है, अखंड चाइना। अखंड। जो भी चाइना के साथ जिस भी मुल्क के रिलेशन हैं वो वन चाइना पॉलिसी पर साइन करने के बाद है कि आप चाइना को एक मानते हैं। उसका मतलब क्या है कि आप तिब्बत को, ताइवान को और उसके वेस्टर्न रीजन को, इस सब को एक यूनिट मानते हैं, इसको अलग नहीं मानते। अच्छा, उसमें ताइवान जो है वो सबसे सेंसिटिव है। उसकी पॉलिसी ये है कि ये बगैर जंग के हमारे साथ शामिल होगा, ये उनकी स्टेटेड पॉलिसी। अच्छा, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी, लेकिन अगर पुरअमन ना हो सका तो फिर हम कुछ भी करेंगे। मुझे लगता यूँ है कि जब चाइनीज़ से गुफ्तगू भी होती है तो वो सबसे ज़्यादा अगर जज्बाती किसी एक मामले में है तो वो ये है कि किसी की हिम्मत कैसे हुई कि वो ये बात करे, ये सोचे भी कि ताइवान हमसे अलग हो सकता है या हमें कोई और कौम यहाँ पर आ सकती है। इवन जब यहाँ पर अभी जो ताइवान में पिछले साल से जो रिज़ल्ट आया है, जो वहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन एंटी चाइना गई है, इस पर भी वो बहुत बहुत नाराज़ थे। उन्होंने वहाँ पर फ़्लाइट्स की, आपको पता है कि सैकड़ों वो फ़्लाइट्स की वहाँ, एक गुस्से में उनको अपना एग्रेशन दिखाया
कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई हमारे खिलाफ जाने की, तुम जब कुछ भी कर लो, हम यहाँ ये हमारा इलाका है और हम यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, चाइना में का आम आदमी से आप पूछें ना, और वहाँ की जो पार्टी के ऑफिशियल हैं उनसे भी आप पूछें, तो जो कि इतना आम लोग उनके पॉलिटिक्स से ज़्यादा नहीं उनको पता, लेकिन उनके पार्टी के लोगों से पूछें और आम आदमी से भी, वो आपको एक बात बताएगा। वो कहेगा भाई अगर ताइवान वालों को लगता है ना कि वो चाइनीज़ नहीं है तो वो जापान चले जाए, ये खिता तो हम उनको नहीं देंगे। अब मुझे लगता है कि चाइना सिर्फ वेट करेगा बेहतरीन वक्त का, क्योंकि अमेरिकन पॉलिसी ने ये साबित किया है कि वो रातों रात चेंज होती है। वियतनाम के बारे में इनके यही सारी गुफ्तगू थी कि हम अपने साथियों को नहीं छोड़ेंगे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे, हम हर सूरत हो ची मिन को हराएंगे और कभी भी इनको कम्युनिस्टों के हवाले नहीं करेंगे, हम आयरन क्लैड हैं। ये सारे जुमले वो लोग सब वही बोला करते थे जो इसराइल के बारे में बोलते हैं, जो बाइडन यूक्रेन के बारे में बोलता था, और जो ये इसके बारे में ताइवान के बारे में बोलते हैं। लेकिन अमेरिका की हिस्ट्री है कि वो फिर इसको बदलते हुए बस एक इलेक्शन की बार होता है, एकदम से पलटा खाती है उनकी आवाम की राय। एक बंदा उठता है, सेनेटर या फिर रिप्रेजेंटेटिव या कोई भी अमीर आदमी, वो आके कैंपेन चलाता है लोगों के तासुरात देख करके, नहीं मैं इस पॉलिसी से अमेरिका को दूर करूँगा, और वो जीत जाता है, और वो 1 मिनट में यूँ करके साइन करता है, फारिग करता है। तो ये जितनी मर्जी कमिटमेंट कर लें, चाइना सिर्फ ये वेट कर रहा है कि वो वक्त कब आएगा कि जब अमेरिका एक कटे हुए फल की तरह ताइवान को मेरे पास गिरने के लिए दे देगा। और मेरा ख्याल है कि वो वक्त आएगा। अमेरिका ज़्यादा देर ताइवान को होल्ड नहीं कर सकता, वो टेरिटरी ही उसकी नहीं है, एन आर्म लेंथ ऑफ चाइना है, और इसको तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट पे करना पड़ती है ना। आप देखें ना, अमेरिकन बजट जो है वो ऑलमोस्ट, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पाकिस्तान का तो $11,000 बनता है एक साल का, एक सोल्जर के ऊपर, अगर आप उसके बजट को डिवाइड करें। अमेरिका का पता है कितना बनता है? $6,32,000 पर सोल्जर। अमेरिका का जो मिलिट्री बजट $6,32,000 से ऊपर पर सोल्जर बजट बनता है अमेरिका का। इतना बजट क्यों? कोई तो इनमें आएगा ना कोई एक शख्स कहेगा यार इतनी, मैं इसको डोनाल्ड ट्रंप को देख के बात कर रहा हूँ, वो कहेगा इतना पैसा हम क्यों लगा रहे हैं एक छोटे से जजीरे को एक मुल्क से अलग रखने के लिए? क्या हम उसको अपना हिस्सा बना सकते हैं? नहीं तो भाई छोड़ें इसको, बजट कम करें, अपने लोगों का ख्याल करें। हमने पुल नहीं बनाया पिछले 50 साल में, तो हम ये इतना पैसा क्यों खर्च करें? तो ये यहाँ मुझे लगता है कि इनकी पॉलिसीज़ देख के, इनकी सारी आजकल की गुफ्तगू देख के कि ये इससे भागेंगे। वेस्ट अगर आप जाएँ, क्योंकि आप अफ़गानिस्तान बेल्ट एंड रोड का जिक्र कर रहे हैं, एक तो हमें चाइना से रिश्ता फ़ायदा हो गया, दूसरा चाइना का जो इंटरेस्ट अफ़गानिस्तान में है, क्या उससे भी पाकिस्तान का फ़ायदा होगा कि जो TTP या BLA अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान को अटैक करती हैं, अगर चाइना बोले कि भाई डील करो, इकॉनमी की बात करो, अपना भी सेफ रखो, उनका भी सेफ रखो, और इन लोगों पे क्रैकडाउन करो, विल चाइना बी एबल टू फिक्स आवर प्रॉब्लम्स ऑन द वेस्टर्न फ्रंट फॉर अस? देखिए, चाइना प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर सकता, चाइना एक गारंटी दे सकता है। अब वो गारंटी किस किस्म की है, अभी तक हमारे सामने तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं आया। देखिए गारंटी क्या है कि आप अफ़गानिस्तान को कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल करते हैं और उनको गारंटीज़ देते हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट आप हमारे साथ मिलकर मुकम्मल करें तो इसमें ये पार्ट आपका है और ये पार्ट हमारा है, और इसके लिए हम आपसे चूँकि ये प्रोजेक्ट साइन कर रहे हैं, और आप जो है इसके जवाब में हम हमारे लिए ये करेंगे कि यहाँ पर सिक्योरिटी रहने देंगे, आपके यहाँ फ़लाँ जो एलिमेंट हैं इनको आप पकड़ेंगे और इनको दहशतगर्दी नहीं करने देंगे। ये उससे इस वक्त एक डील हो रही है। अच्छा, अब वो क्या है उसकी डिटेल्स अभी तक पब्लिक नहीं हुई, लेकिन जो भी होगी इसी किस्म की होगी, क्योंकि अफ़गानिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें। वो जो एक रिंग रोड बन रही थी पूरे अफ़गानिस्तान में, US जो बना रहा था, अमेरिका बना रहा था, वो भी हाफ ऑलमोस्ट रहती है। उसकी जो कंप्लीशन है वो बहुत उसमें अभी फ्लास है, लेकिन अगर वो मुकम्मल हो जाती है तो ये अफ़गानिस्तान की इकॉनमी को, इंटरनल इकॉनमी को और उसकी एक्सपोर्ट को भी बहुत फ़ायदा देगी। इसी तरह उसके पास उसके नॉर्थ में ऑयल एंड गैस फील्ड्स हैं, जो उसके पानी है वहाँ, इन सब को भी उसने यूज़ तो करना है ना। अगर तालिबान ने रहना है
हुकूमत में और अपने अवाम में उसने पॉपुलर भी रहना है, तो उसको अपने सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल करने के लिए उसको मदद चाहिए। इंटरनेशनल मदद उसको सबसे आसानी से अगर मिल सकती है कहीं से, तो पाकिस्तान और चाइना से उसको मिल सकती है, इंडिया से नहीं मिल सकती। अमेरिका से भी बहुत बाद में आएगी। और फिर ये दोनों उसके हमसाए हैं, और हमसाए का फ़ायदा ये है कि आपकी एक्सपोर्ट्स, आपकी इंपोर्ट और आपकी सिक्योरिटी, ये तीनों चीज़ें बहुत आसानी से हैं और आप सब लोग एक दूसरे को समझते भी हैं। सो ये तो है उसका पॉजिटिव पार्ट, लेकिन उसका नेगेटिव पार्ट ये है कि ये चीज़ें बहुत टाइम लेंगी। अफ़गानिस्तान में तालिबान हो या कोई भी हो, उसकी हुकूमत पूरे अफ़गानिस्तान पर नहीं होती, क्योंकि आज भी वो एक लैंड लॉक्ड, एक कबायली सोसाइटी है जिसके मुख्तलिफ जो सेक्शन हैं एक दूसरे से कटे हुए हैं, और वो लोग एक सेंट्रल गवर्नमेंट से ज़्यादा अपने अपने धड़े, अपने अपने कबीले की ज़्यादा मानते हैं। आपको पता है कि जो तालिबान ने जंग भी लड़ी अमेरिका से, मैंने उसके ऊपर एक बड़ी तवील डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उसमें आप देखें कि हर धड़ा जो था वो अलग अलग फाइट कर रहा था। गो के सब एक तालिबान के बैनर के नीचे थे, लेकिन उनकी अपनी अपनी वफादारियाँ अपने अपने सरदारों से भी थी। अच्छा, और वो उसको प्रेफर करते थे। एक अम्ब्रेला, एक लूज किस्म की ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप लीडर को तो मानती है, लेकिन उसको एज ए सरपरस्त या एक रूहानी लीडर के तौर पर, क्योंकि जब आप रूहानी कहते हैं उसका मतलब ये है कि वो आपको स्ट्रेटजी तो नहीं देगा, बस दुआ ही देगा। अच्छा, ये जो मॉडर्न स्टेट का एक तस्वुर है, अभी तक आपको तालिबान की हुकूमत पे नज़र नहीं आएगा। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि तालिबान चाहते तो शायद हों कि हम पूरे अफ़गानिस्तान पर अपना कंट्रोल लेके और अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चला सकें, लेकिन अभी वो इस काबिल बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए जितनी बड़ी फ़ोर्स चाहिए, उस फोर्स का जो एक नेशनल माइंडसेट चाहिए कि उसकी पहली एफिलिएशन, उसका पहला जो उसकी वफादारी है वो अपने उस बाउंड्रीज़ के अंदर एक नेशन स्टेट से हो। वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर इतनी स्ट्रॉन्ग होती ना तो अशरफ गनी वाली फ़ौज टूटती ना, क्योंकि ये आज भी एक मजहबी और कबायली ग्रोही फ़ौज है। तो इसलिए मुझे नहीं यकीन कि किसी भी एग्रीमेंट पर ये बहुत अच्छा अमल कर पाएंगे और इतनी जल्दी कर पाएंगे। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को, चाइना को कुछ देर तक एक दिल पे पत्थर रख कर ये कुछ चीज़ें बर्दाश्त करना पड़ेंगी और तालिबान को सपोर्ट करना पड़ेगा 8-10 साल तक। फिर शायद तालिबान अगर साथ रहे और 2 नंबरी इन्होंने खुद ना की, तो फिर ये इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि ये पूरे अफ़गानिस्तान पर उस तरह का एक कंट्रोल रख सकें जो पाकिस्तान और चाइना के फ़ायदे में है। लेकिन उसके लिए हमें भी पहले कुर्बानी देना होगी, क्योंकि देखें वो चाह के भी तमाम तालिबान को नहीं रोक सकते। हाँ, हमें ज़रूर इजाज़त दे सकते हैं कि पाकिस्तानी फोर्सेस उनके साथ मिलकर वहाँ पर ऑपरेशंस करें, जहाँ पर BLA है, जहाँ पर ये आइस खुरासान के लोग हैं, क्योंकि आइस खुरासान तो उनके लिए भी मसला है। तो ये अगर इस तरह का कुछ करें तो एक चांस है कि हम 8-10 साल में एक स्टेबल अफ़गानिस्तान उस तरह की तरफ हम बढ़ सकते हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसके लिए अगर थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है तो करना चाहिए। अगर तालिबान सपोर्ट हमारी सिक्योरिटी को, हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं और जाके इंडिया के साथ नहीं मिल जाते, तो हमें उनके साथ मिलकर थोड़ा सा बर्डन शेयर करके इसको लॉन्ग टर्म इसको स्टेबल होने में मदद करनी चाहिए। और देखें, अब मेरा ख्याल है अफ़गानिस्तान के जो टॉप लीडरशिप है उसको और उसके अवाम को एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर उनको वर्ल्ड रिकग्निशन चाहिए तो वो उनको पाकिस्तान ही लेके दे सकता है, चाइना ही लेके दे सकता है, इंडिया लेके नहीं दे सकता। इंडिया जो भी उनके साथ ताल्लुक बनाएगा वो पाकिस्तान को तंग करने के लिए। अगर इंडिया से भी इन्होंने अच्छा ताल्लुक करना है तो रास्ता तो पाकिस्तान से ही जाएगा ना। तो बेहतरीन ताल्लुक ये है कि अगर पाकिस्तान से ठीक होगा तो अरब कंट्रीज और इन सब से भी ठीक होगा। आप अरब कंट्रीज से पाकिस्तान को छोड़कर तो एक अच्छा ताल्लुक नहीं बना सकते ना आप। इसलिए मेरा ख्याल है कि वहाँ भी ये सोच होनी चाहिए, पता नहीं कितनी है, कि वर्ल्ड रिकग्निशन से लेके, अपनी इकॉनमी से लेके, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, तमाम मामलात पर पाकिस्तान के साथ ताउन उनके लिए आसान है, बेहतर है, फ़ायदेमंद है, बजाय इंडिया के साथ में। इसमें अफ़गानिस्तान तो हमने डिस्कस कर लिया। बांग्लादेश को अगर हम देखें, क्या पाकिस्तान के पास अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि हमारे जो रीजनल टाइज हैं, स्पेशली विद द चेंज इन गवर्नमेंट, उसको ट्रेड के थ्रू, उसको इंसेंटिव्स के थ्रू हम डीपन करें कि जो अमेरिका पीछे हट रहा है, चाइना फ़ायदा उठा रहा है, तो इस रीजन में नॉट
हिस्टोरिकली जिस तरह पाकिस्तान ने सोचा है कि स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिल जाएगी, ये मिल जाएगी, जिस तरह आपने अफगानिस्तान में भी बोला, इकोनॉमिकली इंगेज करें, डेवलप करें, रीजन की तरक्की के बारे में सोचें, वेदर इट्स नेपाल, वेदर इट्स बांग्लादेश, शुड पाकिस्तान बिकम मोर प्रोएक्टिव एंड be more, because I think classically Pakistan has looked at the United States for everything. Is it time that Pakistan looks a lot more in the region? देखिए बांग्लादेश के साथ ना आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं आप जा सकते, ये जहन में रखें। देखिए बिकॉज ऑफ जियोग्राफी, सबसे अहम बात, पीपल टू पीपल अच्छा हमारा कांटेक्ट बन रहा है, लोग आ रहे हैं यहाँ जॉब्स कर रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानी वहाँ जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रही है, इस तरह का ताल्लुक तो बन सकता है। लेकिन जिस तरह की एक स्ट्रेटजिक नोयत की चीज़ें हम सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, क्योंकि देखें एक बांग्लादेश की बहुत बड़ी मजबूरी है कि वो चारों तरफ से इंडिया के अंदर है। हाँ, अगर वहाँ आप बहुत अच्छा ताल्लुक़ रख के उनकी मिलिट्री के साथ, चाइना के साथ मिलकर एक इंडिया पर एक चेक तो आप रख सकते हैं, लेकिन वो भी एक हॉस्टाइल कंडीशन होगी ना। तो मैं तो इस खित्ते का कोई ऐसा फ्यूचर पसंद नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल इस तरह का होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये सारे एक दूसरे के मुख्तलिफ जगहों पर हॉस्टाइल होके बैठे हों। ये जो कराची के पास अपना विक्रांत खड़ा करके बैठे हों, हम बांग्लादेश के अंदर अपनी मिलिट्री बेसिस बना रहे हों, चाइना भी वहाँ पर बना रहा हो कि हम इसको चिकन नेक से पकड़ लेंगे, इनकी 7 सिस्टर स्टेट्स को अलग कर देंगे। मतलब इट्स अ डर्टी गेम, ये नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश लैंड लॉक्ड नॉट इन मैनी, इस माने में कि उसके पास समंदर नहीं, समंदर तो है लेकिन चारों तरफ से इंडिया के अंदर है। इस हकीकत को दुनिया का कोई भी डॉक्ट्राइन चेंज नहीं कर सकती, वो है। सो वो बहुत ज़्यादा इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता बहुत देर तक। और जो भी एक रोमांस है यूनुस के साथ, प्रेसिडेंट जो इंटरम इन्होंने अभी आए हैं, मेरे ख्याल ये रोमांस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। अगर इलेक्शन करवा कर, एक ट्रू इलेक्शन करवा कर एक गवर्नमेंट ना आई तो ये रोमांस ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा और ये भी पिट जाएगी, ये कंपनी नहीं चलेगी। हाँ, ये कंपनी नहीं चलेगी बहुत ज़्यादा देर। आपको पता है लोगों के रिजाइन नहीं। और बांग्लादेश में तो आप देखें ख़ास तौर पर 71 से अब तक मुसलसल इनकी तारीख है कि इनके लीडर्स बड़े ब्रूटल अंदाज में कत्ल हुए और बगावतें हुई। सो अवाम का पेशेंस भी जो है ना, वो उसको भी आप जहन में रखें। रीजन से अगर हम बाहर निकलें, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इजराइल का बुरा टाइम आने वाला है? हाँ, इन लॉन्ग टर्म ज़ायनिस्ट का, नॉट इसराइल। क्यों? देखें, दो बड़ी मोटी सी वजूहत है। पहली तो ये कि बायोलॉजी उनकी फेवर में नहीं, ठीक है। अगर आप ड्यूल सिटीजनशिप्स को भी शामिल कर लें तो 50 से 60 लाख तक ज्यूज़ हैं यहाँ पर इसराइल में, और वो सारे ज़ायनिस्ट भी नहीं हैं। इसराइल के अंदर 20 लाख अरब है, वेस्ट बैंक में 30 लाख फ़लस्तीनी है, 30 लाख से कुछ ऊपर, 20 लाख गज़ा में। तो सिर्फ आप इन्हीं को शामिल कर लें तो ये जो पॉपुलेशन है, ये इसराइल की जो कोर ज्यूश पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, आप 2 स्टेट सोल्यूशन कर लें, आप 1 स्टेट कर लें, आप गज़ा पे कब्ज़ा कर लें, आप वेस्ट बैंक पे आप कब्ज़ा कर लें, कुछ भी आप कर लें, लेकिन आप इस हकीकत को नहीं झुठला सकते कि जब भी आप डेमोक्रेटिकली कभी भी यहाँ पर कुछ सिस्टम लेकर आएंगे इसराइल में, तो ज्यूश ज़ायनिस्ट जो है वो आउट नंबर हो जाए। यही वजह आप देखें कि अभी तक सब कुछ हुआ है लेकिन इसराइल का एक कॉन्स्टिट्यूशन आज तक नहीं बन सका, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन किस बुनियाद पर बना? मुल्क बनाया है मज़हब की बुनियाद पर, लेकिन जिन लोगों ने बनाया, बेन गुरियन वगैरह, इनके साथ जो लिबरल लोग थे, वो चाहते थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज़ पर हो। लेकिन जब वो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पर होगा तो फिर सबको बराबर के राइट्स देने पड़ेंगे। जब आप सबको आप बराबर के आप राइट्स देंगे तो आप नंबर्स में हार जाएंगे। सो आज तक इसराइल ना तो एक डेमोक्रेसी बन सका, ना उसका एक आइन बन सका, और ना ही वो एक ऐसी सोसाइटी बन सका जिसको उसके हमसाए ही कम से कम एक हमसाया भी उसको कबूल कर ले। अब कुछ लोग कहेंगे कि देखें उसको रिकग्नाइज तो किया हुआ है लेबनान ने भी, उर्दन ने भी, मिस्र ने भी, जो भी उसके चारों तरफ हैं, इवन टर्की ने भी। देखिए, कबूल करना इस तरह नहीं है कि आपने ये तो एक जंग बंदी है ना। कबूल करने से मुराद ये है कि आप उसकी लेजिटिमेसी इस तरह से कबूल करें कि उसको जैसे
पाकिस्तान ईरान है, पाकिस्तान इंडिया है। आपको पता है कि जब वाजपेयी साहब के ऊपर वो आए यहाँ पर इधर मीनारे पाकिस्तान, तो बहुत से पाकिस्तानियों का ये वहम दूर हुआ कि इंडिया पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करता। लेकिन अभी मोदी फिर ये रोज़ाना बात करते हैं कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। तो इसराइल के गिर्द जितने भी मुल्क हैं उन्होंने भले उसको कबूल कर लिया, लेकिन उनमें से आप किसी भी बंदे के पास माइक ले के ना जाएँ, उसे वैसे पूछें क्या वो लोग चाहते हैं कि इसराइल यहाँ पर कायम रहे? कोई भी नहीं चाहता। इसराइल के गिर्द एक मुल्क भी नहीं है कि जिसके अवाम जो हैं वो ये चाहते हों कि इसराइल को यहाँ कायम रहना चाहिए। वो एक एक शख्स ये बात मानता है कि ये एक वाइट कॉलोनियल सेटलर एक प्रोजेक्ट है, और वो खुद ये बात साबित करते हैं। आप देखें कि यूरोविजन, यूरोप के सॉन्ग कॉन्टेस्ट में वो है, फुटबॉल में वो है, फिल्म में वो है, कल्चर में वो है, उसके साथ वाला टर्की नहीं है, लेबनान नहीं है, मिस्र नहीं है, एक तरफ वो मिडल ईस्ट में भी है, ऊपर से वो हर एक कंपटीशन में यूरोप में भी है। तो कोई मुल्क उसको तस्लीम नहीं करता उस तरीके से कि वो ये सोच रहा हो कि इसको रहना चाहिए। ये दूसरी बात है। एक बायोलॉजी इनके साथ नहीं है। दूसरा ये कि इनका चूँकि अभी तक कोई आइन बन ही नहीं सका, तो जब भी कोई आइन बनेगा तो ज़ाहिर है वो ये तो नहीं बनेगा ना कि ना हमने यहाँ पर ओल्ड टेस्टामेंट नाफिज करनी है, ये तो नहीं बनेगा ना। हमने यहाँ पर जो तालमूद के जो है ना कवानीन वो नाफिज करना है, ये तो नहीं बन सकता। अगर बनेगा तो ज़ाहिर है वो उस दिन स्टेट ही ख़त्म हो जाएगी। तो डेमोक्रेटिकली जिस दिन इन्होंने अपना आइन बनाया और 1 मैन 1 वोट के रूल पर आए, तो ये आउट नंबर हो जाएंगे, फिर नेतन्याहू जैसा तो हुक्मरान नहीं बन सकेगा। तो आज तक ना इनका कोई सिस्टम है, ना इनको इर्द गिर्द के लोगों ने कबूल किया है। जितने मर्जी कब्जे करते जाएं, इन लॉन्ग रन ये कायम नहीं रह सकता है अगर ये अपने ये आज के जो इसके तरीके हैं ये छोड़ दें। अगर ये तरीके छोड़ दे कि हमने बैतुल मक़दस पर, इस पर, यरूशलेम पर कब्ज़ा करना है, मर्ग, अब तो देखें ना डेथ टू अरब्स के उन्होंने स्लोगन शुरू कर दिया, ये अगर छोड़ दें। लेकिन अगर ये छोड़ते हैं तो वो जो ज़ायनिस्ट का ख्वाब था कि ज्यूइश स्टेट बनानी है और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस का जो कॉन्सेप्ट है इनका क्रिश्चियंस के एक सेक्ट का, क्या उसे कहते हैं, इनका एवेंजलिस्ट जो है कॉन्सेप्ट, ये फिर सारा ढह जाएगा, क्योंकि वो तो सारी सपोर्ट ही इसलिए कर रहे हैं। एवेंजलिस्ट्स को घर में, क्रिश्चियंस को ख़ासतौर पे अमेरिका में बच्चों को घर में ये सबक दिया जाता है गुड़ती की तरह, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि इसराइल की आपने सपोर्ट करनी है, क्योंकि जब वो 3rd टेम्पल बनाएंगे तो जीसस की सेकंड कमिंग होगी, तो फिर हम दुनिया में दोबारा फिर वो सारा पता पूरी फिलॉसफी है मजबूत कि वो। अच्छा, अगर वो डेमोक्रेटिकली 1 मैन 1 वोट पर आते हैं तो फिर अपने इस आइडिया का क्या करेंगे? अगर इस आइडिया पर आते हैं तो ज़ाहिर है फिर तो उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी। फिर तो उनके मुकाबले में इर्द गिर्द जो मजहबी मुस्लिम हैं धापसन, वो फिर उनसे एक सीधी जंग शुरू होती है। सो मेरे नहीं ख्याल कि ये लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता है। एक चौथा इसमें आप भी जो फैक्टर है वो भी आप जहन में रखें कि जो यूथ है, क्योंकि सबसे बड़ा सपोर्टर तो अमेरिका है। अमेरिका में और यूरोप में जो यंग जनरेशन है वो 40% से कहीं ऊपर जाके इनके खिलाफ हो चुकी है, दोनों पार्टीज में, रिपब्लिकन में भी और डेमोक्रेट्स में भी। इवन आप देखें ना, जो रोगन वो इनके खिलाफ बोलने लगे हैं। टिम डिलन मजाक उड़ा रहे होते, थियो वॉन ने वीडियो बना दी, पीपल हु आर फार राइट कमेंटेटर्स, यस, जिनको मैं बड़े फार राइट समझता था, वो इनके मजाक उड़ा रहा था। इवन उसने तो उसके साथ पियर्स मॉर्गन, जिसकी आपने भी ली, बहुत क्लास हुई, उसके साथ बैठ के पूरा 1 घंटे का आर्गूमेंट किया। उसने कहा कि आप कैसे इसराइल को सपोर्ट करते हैं, मैं तो नहीं सपोर्ट कर सकता, ये जो इनके काम है इस तरह सारे। तो वो जो पर्दा इसराइल ने एक रखा हुआ था ना, एक मजलूमियत का, वो चूँकि वेस्ट जो उसका सपोर्टर था, जिसके पास पावर है, जिससे वो पावर लेता है, वो पर्दा जब चाक हुआ तो उसके बाद फिर जो उनकी जो यंग जनरेशन है वो उनको सपोर्ट नहीं कर रही। $3 अरब वो देते हैं हर साल इसराइल को उसकी मदद के लिए। उसके अलावा बिलियंस ऑफ डॉलर की अलग से वो सपोर्ट है जो अमेरिका इसराइल को देता है, और बिलियंस ऑफ डॉलर के वो पंगे हैं जो इसराइल की वजह से अमेरिका को लेने पड़ते हैं। तो ज़ाहिर है जो अमेरिका में एक रिसर्च का लेवल है वो हम बाकी मुल्कों से तो बहुत अच्छा है। तो वहाँ यंगस्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, उनके सामने ये अब सारी चीज़ें आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले सोशल मीडिया से पहले कभी ये बात डिस्कस ही नहीं हुई थी। कोई फ़लस्तीनी लीडर वहाँ पर जाते थे तो उनको सिर्फ ये कह कर रिजेक्ट उनको कर दिया जाता था कि एडवर्ड सईद वगैरह को कि ये तो सब जो है ना बस ये यहूदियों को
मारना चाहते हैं, ज़ायनिस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, बात ही नहीं सुनते थे उनकी। जो बात करनी है नेतन्याहू ने करनी है और इन लोगों ने करनी है। आपको याद होगा कि जब नेल्सन मंडेला 90s में वहाँ पर गए अमेरिका में और एक बहुत बड़े हॉल में खिताब कर रहे थे, लोगों से बात कर रहे थे, तो लोगों ने उनसे पूछा कि आप कैसे एक टेररिस्ट को सपोर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ने उनसे पूछा। उनकी मुराद ये थी कि आप फ़लस्तीन में जो वो है PLA है, उसकी यासर अराफात की जो तंजीम है, उसको क्यों सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसको सपोर्ट करते थे नेल्सन मंडेला। तो वो खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि वेस्ट ये समझता है कि जो इनका दुश्मन है वो हमारा भी दुश्मन होना चाहिए, जिस पर फिर हॉल में काफ़ी जो है क्लैप हुआ। तो बात ये है कि जो अब सूरत हाल है वो तो उसके उलट हो चुकी है। अब ये ज़ायनिस्ट लीडर जब वहाँ पर जाते हैं, नेतन्याहू वहाँ पर जाता है, या इस यहाँ के जो यहूदी लीडर्स हैं वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ के लोग इनसे सवाल करते हैं कि आप अपनी लिही आर्मी को जो इनकी माजी में थी और IDF के एक्शंस को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो नई नस्ल की तरफ एक चेंज है, ये भी इसराइल की हमायत में नहीं है। इनको या तो अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, या फिर जैसे कि कहा जाता है कि री इमिग्रेशन होगी। री इमिग्रेशन में जो सबसे बड़ा मसला है ना यूरोप का, वो ये है कि वो इनको चाहते नहीं। हाँ बिल्कुल। मैंने वाक़या एक सुनाया था कि आपको दोबारा आपको सुनाता हूँ। 1938 में ना जुलाई में एवियन कॉन्फ्रेंस हुई पेरिस में। उस वक्त यही जो आज ये कर रहे हैं ना फ़लस्तीनियों के साथ, यूरोप यहूदियों के साथ कर रहा था कि यहूदियों को हमने यहाँ से निकालना है, यानी जर्मनी से और पोलैंड से और ऑस्ट्रिया से और के सब इलाकों से, हंगरी वगैरह से। तो कॉन्फ्रेंस हुई कि कितने यहूदियों को कौन मुल्क लेगा। एवियन कॉन्फ्रेंस कहते हैं, बहुत मशहूर है, पूरी दुनिया से आए। और इसने की थी थियोडोर रोजवेल्ट, इसने फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने की थी, इसने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने। किसी एक मुल्क ने भी यहूदियों को महाजर के तौर पर कबूल करना पसंद नहीं किया, इनकार कर दिया सब। इवन कनाडा से जो इमिग्रेशन के मिनिस्टर थे, उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा वापस जाके ना, फिर उन्होंने एक लेटर भेजा, वो है तारीख में, कुछ सर्च करेगा तो मिल जाएगा। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा कि आज का सबसे बड़ा सवाल यहूदियों को खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि इनसे लोग इतनी नफरत क्यों करते हैं कि इनको लेना ही नहीं चाहते। अच्छा, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है इस बात को, वो तो बेचारे मर रहे थे, तो ज़ाहिर है उन्होंने कहीं तो जाना था, वो चाहते थे कि हमें कोई ले ले ताकि हम इनके जुल्म से बच जाएं। लेकिन देखें, उस वक्त ये बात इनके ऊपर थी और कोई इनको लेने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि वेस्ट में यहूदियों से जो नफरत है, जितनी नफरत थी ईस्ट में उतनी नहीं थी। फ़लस्तीन में तो ये रह रहे थे, ऑटोमन अम्पायर के अंडर तो ये रह रहे थे, वो तो इनको कुछ नहीं कहते थे। में रहे इधर फ़लस्तीन में आए तो वो तो इनको मारते भी। इनफैक्ट उनको कहा गया था यहाँ चले जाओ, यहाँ भीतर है। हाँ, यूरोप से परसिक्यूशन से बचने ऑटोमन एम्पायर फ़लस्तीन चले जाओ। तो यूरोप जो है वो री इमिग्रेशन से डरता है कि ये जो है रिवर्स इमिग्रेशन जब होगी तो हम इन 5 मिलियन से ऊपर ज्यूज़ को हम कहाँ रखेंगे, और वो इनको पसंद भी नहीं करते। लिहाजा जो एक इसराइल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने की वेस्ट की वजह है ना, उसमें बहुत बड़ी वजह ये है कि वो ये समझते हैं कि अगर ये किसी वक्त प्रोजेक्ट हमारा फेल होता है तो ये सारे जाएंगे ही कहाँ। ये गोरे हैं, ये आके पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश और अफगानिस्तान और ईरान और सऊदी अरब तो नहीं आएंगे। ये पोलैंड जाएंगे, ये आयरलैंड जाएंगे, ये बरतानिया जाएंगे, ये जर्मनी जाएंगे। तो वो नहीं ये चाहते। अभी जो आपने सर्च देखी कि एकदम वेस्ट को प्यार आया है फ़लस्तीनियों पे, उनको ख्याल आया ओहो यहाँ तो 60,000 लोग मर गए हैं, 14,000 बच्चे मर गए हैं, पूरा गज़ा फ्लैट हो गया। अभी आप देखें 20 मई के बाद से अचानक, और ख़ास तौर पे जब उसने 19 मई को यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि 14,000 बच्चे मर जाएंगे अगर 48 आवर्स में वहाँ पर फूड ना मिले। अचानक पूरे वेस्ट में एक भूचाल आया। इवन जर्मनी के चांसलर जो अभी भी नए इलेक्ट हुए हैं, जिन्होंने ये कहा था कि मैं इसराइल की पहले से ज़्यादा सपोर्ट करूँगा नेतन्याहू के, उसकी गज़ा वॉर की सपोर्ट करूँगा, स्टेटेड उन्होंने नाम लेकर कहा, उन्होंने इसराइल के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। तो ये आपका ख्याल है क्यों हो रहा है? बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और अब जर्मनी, यानी जो आखिरी मुल्क होना चाहिए था अमेरिका को छोड़कर इसराइल के खिलाफ बात करें, सब ने अचानक से एक ह्यूमन राइट का एंगल लेना शुरू कर दिया। क्या इनके ज़मीर बेदार हो गए? नहीं, क्या अचानक they've lost the streets no and they want to keep Israel, so they're like नेतन्याहू पे सब डाल दो कि ये एक जल्लाद बुरा आदमी था, हम तो नहीं बुरे, हम नहीं है, और इजराइल को बचा लो।
इसराइल को बेसिकली उन्होंने सेव करना है, क्योंकि ये उनका प्रोजेक्ट है और ये उनका एक अड्डा है, मिलिट्री बेस है, सबसे बड़ी दुनिया की मिलिट्री बेस है, ईस्ट में है। उन्होंने इसराइल को सेव करना है, तो लिहाजा इस सेव करने में अगर सारा मलबा इस वक्त चाहिए, अगर इस वक्त उनको ये लग रहा है कि अगर 2 साल इसकी हुकूमत चलने दी नेतन्याहू की, तो ये इसराइल को इतना कमज़ोर कर देगा कि हम शायद इसको बचा पाएँ। क्योंकि आपको पता है ना, शिन बेट वगैरह को भी अंदर भी और जजेस में भी वो बहुत सी चेंजेस कर रहा है, जिसके बाद कि उनको लगता है कि ये इसराइल हमारे हाथ से बिल्कुल निकल जाएगा, और वो जो उनकी गॉड मदर है, सेटलर मदर जो है उनकी, उसके हाथ में, इस तरह के लोगों के हाथ में चला जाएगा, जो कि वो नहीं चाहते। क्योंकि वो फिर ये प्रोजेक्ट फिर उनका नहीं रहेगा, फिर ये ज़ायनिस्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका हो जाएगा, और वो ये नहीं चाहते। वो ये भी चाहते हैं कि ये एरिया हमारे हाथ में रहे, हमारे कंट्रोल में रहे। तो इसलिए उन्होंने अचानक से उसकी मुखालफत शुरू कर दी। आप देखेंगे ये बढ़ेगी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होगा कि ये कोई फ़लस्तीनियों के साथ बड़ा कोई हमदर्दी है या ये फ़लस्तीनी रियासत के काम के लिए है। वो बस इसराइल को सेव करना चाहते हैं। इस वक्त अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन के ऊपर एक स्टेप और लेने से उनको लगता है कि हम इसको बचा लेंगे, तो बचा लेंगे। सर, सिर्फ फेसबुक पे लोगों ने 500 सवाल भेजे हैं, तो दूसरे प्लेटफॉर्म तो दूर की बात। लेट्स ट्राई एंड गेट एज मेनी एज आई कैन सिट हियर एंड टॉक टू यू, विच वी विल ऑफ कैमरा एज वेल। पाकिस्तान अगले 10 साल में कहाँ खड़ा है? लेट्स ट्राई एंड कीप द आंसर्स ब्रीफ, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। यार फ्यूचर प्रेडिक्ट करना ना सबसे ट्रिकी काम है, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि 10 साल बाद पाकिस्तान, देखें वक्त के हाथ में सरप्राइजेज हैं, मुझे उनका नहीं पता कि वो क्या होंगे, ठीक है, लेकिन जो अभी एक हमारी ट्रैजेक्टरी है, हमारे अंदर जो सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक मादा हमारी यूथ के अंदर पैदा हो चुका है, ये बड़ी अच्छी बात है। इससे हम रिफ़ाइन ही होंगे। और जिस तरह एक लूली लंगड़ी हमारी डेमोक्रेसी है, इस वक्त एक हाइब्रिड एक निज़ाम में फंस गई है, लेकिन इसमें एक कंटिन्यूटी आ चुकी है कि 5 साल एक पार्लियामेंट पूरे करती है, और उसके बाद फिर अभी ये जो अभी 10 मई को और 7 मई 6-7 मई से लेकर 10 मई तक जो पाकिस्तान को एक एतमाद का बूस्ट भी मिला है, तो मुझे लगता है कि हम इससे थोड़ी बेहतर जगह पर होंगे। टिप्स एंड टेक्निक्स, हाउ ही डज रिसर्च इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तो मेरा ख्याल है थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैं, आप देखें ना कि जो मेरे फैमिली अगर ये इंटरव्यू देख रही हो, उनको मेरे करीबी दोस्तों को बड़ी अच्छी तरह पता है कि मैं मतलब कितना ज़्यादा उन सब को मुझसे शिकवा है कि मैं उनको इग्नोर करता हूँ, और इस सोफ़े पर बैठ के जो है ना पूरा वक्त जो है बस सारा वक्त कुछ पढ़ता रहता हूँ या कुछ करता रहता हूँ। तो उसमें है आपने फिर वो मजाक करना है जो मैंने आपको बताया था कि सोफ़े के एक साइड, मुझे लगा आप कहेंगे कि थैंक यू, मैंने आपसे फरमाइश की थी तो आपने शो में पूरी संजीदगी दिखाई। कितनी दफ़ा मैंने रोका है आपको, मेरी शक्ल में नज़र आ रहा होगा कि होंठों से वापस गया है जुमला। असल में आपका एक जोक मुझे याद आ गया जो मैं अभी सुनाने लगा था, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया कि यार उस सोफ़े की एक साइड बैठ चुकी है, मैं इतना उस पर बैठा हूँ। आपने कहा नहीं यार सोफ़े की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। देखो सुनो बिठाओ। इंडो पाकिस्तान वॉर तो हो गया, पाकिस्तान मिलिट्री को कैसे बाहर करे डेमोक्रेसी से? पाकिस्तान का ये बुनियादी मसला है, वन ऑफ मेन इशू पाकिस्तान के। देखें 3 इशू हैं जिनको हल करने से पाकिस्तान सीधा हो जाएगा। पहला इशू इसमें यह है कि आर्मी का ओवरसाइज मिलिट्री का सियासत में रोल है, ओवरसाइज पॉलिटिकल रोल है। एक नंबर 2, मजहबी इंतहा पसंदों और मजहबी डॉक्ट्राइन वालों के हाथ में ना स्ट्रीट पावर है, 2 हो गए। तीसरा ये कि हमने हमारी इंडिया से जो दुश्मनी का है ना, खा वो अब किसी भी वजह से है, किसी भी है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है ना ये पाकिस्तान को पीछे रख रही हैं। इन्होंने, आप समझें कि आप चलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी टांगों के साथ बहुत 3 बड़े बड़े पत्थर बंधे हुए हैं, और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, या अगर बढ़ पा रहे हैं तो स्पीड बड़ी कम है। इन तीनों का हल होना चाहिए। जो इस क्वेश्चन में इसमें से एक मसला है कि ओवरसाइज पॉलिटिकल रोल जो मिलिट्री का है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसका एक ही तरीका है। ये 9 मई जैसे स्टेप से नहीं होगा, ये बल्कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये होगा जो पॉलिटिशियंस जैसे भी हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं नहीं करते, करप्ट हैं नहीं है, जो कुछ भी है वो बस भाई हमारे पास यही है, ये इकट्ठे हों। ये जब आपस में पैक्ट करेंगे ना कि हमने मिलिट्री को स्टेप बाय स्टेप उसके उस रोल पर लेकर जाना है जिसका मुजाहरा उसने 6 मई से लेकर 10 मई तक हमने उससे हमारी फौज ने किया, हम उसको वहाँ तक रखेंगे और उसके और स्ट्रॉन्ग करेंगे।
ख़त्म नहीं करना, हमने मिलिट्री ख़त्म नहीं करनी। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से है, और ये इस तरह नहीं बनती कि कोई भी मुल्क बजट लेकर फ़ौज बना सकता है। लोगों को इस बात की समझ नहीं आती। फ़ौज एक कल्ट होती है। सऊदी अरब, कतर, यूएई सारा पैसा लगा कर भी आज तक एक कल्ट वाली फ़ौज, एक फ़िरका वाराना फ़ौज जो खुद एक फ़िरका हो, वो नहीं बना सकी। अफ़गानिस्तान के अंदर तमाम नेटो कंट्रीज 27 मुल्क मिलकर $1 ट्रिलियन लगाकर भी एक मिलिट्री खड़ी नहीं कर सके। सो हमें जो चीज़ हमारे पास है उसको बचाते हुए मिलिट्री का सिर्फ पॉलिटिकल रोल ख़त्म करना है, और बिलीव मी ये मिलिट्री का भी भला होगा और उससे ज़्यादा ज़ाहिर है पाकिस्तान का भला होगा। तो तरीका फिर मैं दोबारा बता दूँ एक ही है कि पॉलिटिशियंस जैसे भी हैं, पसंद करते हैं या नहीं करते एक दूसरे को, लेकिन ये आपस में मिलें और ये तय करें कि हम फ़ौज को स्टेप बाय स्टेप बाहर निकालेंगे और फ़ौज की मदद कभी नहीं लेंगे। जब ये तय करेंगे ना तो आप समझें कि ये मंजिल हासिल होना शुरू हो गई। लेकिन अगर एक भी पॉपुलर पॉलिटिशियन ये कहेगा कि मैंने सियासतदानों के साथ नहीं मिलना, तो वो फ़ौज को बैरक्स में भेजने का बेसिकली मुखालिफ होगा। एक फेसबुक पे जिन्होंने कमेंट किया था, जो मैंने आपको ऑफलाइन बताया, इसमें उनके लिए भी एक सीक्रेट जवाब था। व्हेन इज ही गेटिंग बैक टू क्रिएटिंग जियोपॉलिटिकल रिलेटेड लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस? लॉन्ग फॉर्मेट तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना रहा हूँ। ऐसी कोई 2-3 किताबें जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को शेप किया? देखिए ये बड़ा मुश्किल है ये बात बताना कि कौन सी बुक्स ने, क्योंकि बहुत किताबें हैं जो जिन्होंने आपको मुख्तलिफ तरीके से शेप किया होता है। अच्छा, ये जो जियो पॉलिटिक्स है ना, इसमें टिम मार्शल की एक बुक आई थी, प्रिजनर्स ऑफ जियोग्राफी। इसने मुझे काफ़ी अब काफ़ी अपडेट किया चीज़ों के बारे में कि मुझे किस तरह से अपने जोग्राफी के बारे में सोचना चाहिए और जियोग्राफी किस तरीके से हमारी चॉइसेस को शेप करती है। बहुत इसने इम्पेक्ट किया। उसके बाद एक बुक थी जो मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम पढ़ी थी, हिस्ट्री के ऊपर, द स्टोरी ऑफ अस। उसने बहुत शेप की मेरी सोच के दुनिया में कुछ भी नया नहीं, और जो कुछ भी आज हम देखते हैं ये इस किसी न किसी फॉर्म में पहले हो चुका है। उसके बाद बर्टन रसल के एसेज की बहुत सी बुक्स हैं जिसमें फिलॉसफी ऑफ पावर है। उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की पावर पॉलिटिक्स को समझने में कि दुनिया में रियल पॉलिटिक्स क्या है, और एक्चुअली काम जब सियासतदान आपस में लड़ रहे होते हैं, गोल अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बेसिकली बैक एंड पे उनके क्या चल रहा होता है। इवन थियोलॉजी को सही तरह से समझने में बर्टन रसल ने मेरी बहुत हेल्प की। हमने पिछली पॉडकास्ट में काफ़ी डिस्कस किया था आपकी पर्सनल लाइफ, तो वो जाकर देखें। आई वॉच्ड हिज इंसाइटफुल वीडियो ऑन द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। लंबा सवाल है बट बेसिक आइडिया ये है कि एक हमारी जो रोमांटिसाइजेशन होती है इनकलाब, तो एरो स्प्रिंग अगर देख लें, और भी मिसालें हैं, इनकलाब के बाद तो डिक्टेटरशिप आ जाती है। तो क्या हम थोड़ा इस इनकलाब को भी रोमांटिसाइज करते हैं और तारीख में इनकलाब के बाद मसले ही होते हैं? बिल्कुल। देखें, कुछ आइडियाज़ यूथ के लिए ना एक रोमांटिक अपील रखते हैं। मोहब्बत, रेवोल्यूशन, आज़ादी, तब्दीली, शहादत, और आजकल बहुत दौलत कमाना भी एक रोमांटिसाइज काम हो गया, बड़ी गाड़ी दिखाना। तो इनको अक्सर पावरफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। इनकलाब जो है, इवन मुझे इंसानी तारीख में एक इनकलाब भी नहीं याद जो कोई अच्छा नतीजा लेकर आया। इनकलाब बेसिकली आप समझें कि एक जिस्म की ऐसी बीमारी है कि जब वो आप उसका इलाज नहीं करते तो एक दिन वो कैंसर बनकर सामने निकल आती है, तो लोग उसको कहते हैं इनकलाब। हालांकि वो इनकलाब नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा ज़ख्म असल में फट पड़ता है, फिर उसको ठीक करने में दहाइयाँ लग जाती हैं। तो इनकलाब कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इनकलाब से बचना चाहिए और उस बीमारी का इलाज करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के मैंने आपको 3 मसले बताए कि मिलिट्री का ओवरसाइज्ड पॉलिटिकल रोल, मुल्ला के पास स्ट्रीट पावर का होना, और इंडिया से हमारी दुश्मनी का इतना ज़्यादा होना कि हम पीपल टू पीपल रिलेशन से भी गए। अगर इन 3 मसलों का हम हल नहीं करेंगे तो किसी वक्त इन तीनों की वजह से यहाँ को बहुत बड़ा मसला आएगा और आप कहेंगे इनकलाब आ गया। वो उसने मसला हल नहीं किया होगा, बेसिकली वो एक बीमारी अपने पीक पर पहुँच गई होगी। पाकिस्तान क्वालिटी लोग क्यों नहीं प्रोड्यूस कर रहा? आज मेरा टॉप ट्विटर पिन नोट है, इसके बारे में मैं बहुत दफ़ा बात कर चुका हूँ। ये सबके सामने हर पाकिस्तानी को ये बात जो है पूछनी चाहिए अपने आप से। मेरे पास इसका एक मुख्तसर जवाब ये है कि जो पहले 5 साल बच्चे की एज के हैं ना, हम उसमें उसका जहन बनता है और उसकी ज़िंदगी की सिमत
का एक तयन होता है। पाकिस्तान में जब बच्चे के पैदा होने से लेकर 5 साल तक हम उसको घर में जो माहौल देते हैं, गुफ्तगू उसके सामने करते हैं, वो एक ग्रोथ, एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू नहीं है। जो हम उसको रोल मॉडल्स दिखाते हैं उसमें नफ़रत है बहुत हद तक, मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ रिलीजन से, मुख्तलिफ़ कौमों से, और मोहब्बत की शिद्दत है कुछ जज्बात के लिए, कुछ हिस्टोरिकल मजहबी फिगर्स के लिए, अपनी हिस्ट्री के कुछ लोगों के लिए, यानी जज्बातियत है, जज्बातियत है। और उसमें फ़ैसला करने के लिए जो ह्यूमन टू ह्यूमन एक रैशनल और एक ह्यूमन एंगल है वो बिल्कुल मिसिंग है। तो जब आप एक बच्चा रेज़ करते हैं 1 से 5 साल की उम्र में, और उसको इस सामने जो आप दुनिया अपने घर में पेश करते हैं उसमें जज्बातियत है, और उस जज्बातियत में एक तरफ नफ़रत है और एक मोहब्बत है। जिसकी एक मैं अगर मिसाल दूं तो आजकल आप बच्चों को देखा होगा, पिछले जो पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल एक बैड सीन गुजरा है, 18 साल का, छोटे छोटे बच्चों को जुलूसों में लेके आए हैं, आप उसको बता रहे हैं कि तुमने ये नारा लगाना है, ये नारा लगाना है, हालांकि बच्चा उनमें से किसी को नहीं जानता। तो जब आप ये हेट बहुत ज़्यादा या इमोशनल मोहब्बत बहुत ज़्यादा बच्चों को बिल्कुल इब्तदाई उम्र में सिखा देते हैं, तो बच्चे पूरी ज़िंदगी रैशनल फ़ैसला लेने के काबिल नहीं रहते, वो जज्बातियत पर ही फ़ैसले करते हैं। तो जज्बातियत पर जो कौम पलती है वो क्वालिटी ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो खामोशी से गुफ्तगू सुनने की उसमें सलाहियत कम होती है, वो इको चैम्बर में रहना ज़्यादा पसंद करती है। तो वो लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स, बहुत बड़ी बड़ी इनोवेशंस नहीं कर सकते क्योंकि इमोशंस में होते हैं। इनोवेशन होती है जब आपके ख्यालात चैलेंज होते हैं, और जब आप ख्यालात चैलेंज करते हैं, और ख्यालात चैलेंज होना और करना उस माहौल में पॉसिबल है जहाँ जज्बातियत कम हो, जहाँ आप लोगों को ऊट पटांग बात करने, सुनने, सहने की इजाज़त दें, वहाँ पर इनोवेशन आएगी। फिर वहाँ पर क्वालिटी लोग आएंगे, वहाँ पर वो लोग भी आएंगे जिनको कहीं जगह में मिलती, वो भी आपके पास आएंगे। तो मेरा इसका जवाब ये है, जो मैं इस पर इंसिस्ट भी नहीं कर रहा, ये सवाल पूरी सोसाइटी के सामने होना चाहिए कि हमसे कम आबादी वाले लोग, कम आबादी वाले मुल्क हमसे तरक्की याफ्ता क्यों है? ज़ाहिर है उनका एक आदमी हमसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है तो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है ना। सो ये सवाल हर एक को करना चाहिए। मेरे पास जो इसका जवाब था वो मैंने दे दिया। पैदा होने से पहले हमारे बच्चों की पैदाइश में जज्बात नहीं है और पैदा होने के बाद सिर्फ आप जज्बात डाल रहे हैं। तो जहाँ जज्बात की ज़रूरत है वहाँ जज्बात लाएं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ मत लाएं। What advice you have for the young lads of Pakistan who are inspired to do something big for their country and want to represent Pakistan at the biggest stage of life? Javelin throw सीखें। पढ़ें। अब देखें, इसमें सबसे अहम बात तो ये है कि कंपैरिजन करें। जो भी पाकिस्तान में आपको एक नैरेटिव मिलता है उसको कंपैरिजन करें, क्या दुनिया में इस तरह की और चीज़ें हैं। जब आप उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, तो फिर आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन का पता लगेगा कि इस चीज़ में हम दुनिया में कहाँ हैं। मसलन मैं छोटा होता, मैंने एक बात बहुत सुनी कि मुसलमान बहुत बहादुर होता है और अपने लिए और अपने काज के लिए जिस तरह वो कुर्बानी देता है और कोई नहीं देता। लेकिन जब मैंने जेम्स सी डेविस की हिस्ट्री ऑफ अस पढ़ी, जिसकी मैंने अभी जिक्र भी किया है, जिसने मेरा बेसिकली मेरी लाइफ में सबसे पहले मुझे चेंज किया, मुझे सोचने पर मजबूर किया बहुत सी चीज़ें, तो मैंने देखा कि नहीं, दुनिया में हर कौम ने मुख्तलिफ़ किस्म के कॉजेज़ के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत जानें दी हैं, और हर कौम ही बहादुर है अपने वक्त में, और हर कौम की हिस्ट्री में कोई बहुत अजमत की बात है। और हमारे मुल्क के लोगों से, पाकिस्तानियों से मैं ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहूँगा कि इन्हें 2 हैंगओवर से बाहर आ जाना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। एक हैंगओवर है एम्पीरियल हैंगओवर, हमारा यहाँ का, हिंदुस्तान का, मुगलिया, कि हम कभी यहाँ के हुक्मरान थे, जब थे तब थे, अब आप नहीं हैं, अब आपको बहुत काम की ज़रूरत है। दूसरा पाकिस्तानियों का एक हैंगओवर इस्लामिक एम्पायर का भी है, जो बेसिकली अरबों का होना चाहिए, कि हम कभी दुनिया के हुक्मरान थे। अच्छा, अगर आप थे तो अभी इस बात को भी कम से कम 1200 साल हो चुके हैं, तो लिहाजा अब आप नहीं हैं। अब आपने ये देखना है कि आप 25 करोड़ हैं, लेकिन एक 3 करोड़ और 7 करोड़ वाले मुल्क से भी 10 गुना पीछे हैं। तो आप उस जगह पर अपने आप को महसूस करें और वहाँ रियलिस्टिकली अपने आप को समझ कर उनसे सीखना शुरू करें, कंपैरिजन करें और अपने आप को प्रोडक्टिव आप बनाएं। ये जो फॉल्स सेंस हमने अपने अंदर पैदा की है ना, हम सबसे बेहतर हैं, अगर दुनिया के पास कुछ बेहतर है तो उन्होंने हमसे इससे सीखा है, इस नॉनसेंस से बाहर आए।
आज हम वहाँ हैं जहाँ हमने दुनिया से कुछ सीखना है, ना कि दुनिया ने हमसे कुछ सीखना है। किसी ने आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में भी पूछा था, बट आई गेस दैट सॉर्ट ऑफ आंसर्स दैट क्वेश्चन एज वेल। आपके फेवरेट फिलोसोफर कौन है? नॉर्टन रसल, और अभी तो मैं उससे ज़्यादा किसी से और इतना मुतासर नहीं। मुझे लगा मेरा नाम लेंगे, बट चलें अगली दफ़ा कोई और पूछे तो आपके पास एक और नाम होगा। पाकिस्तान एलीट कैप्चर से कैसे छुटकारा पाए? इसका हल इतना आसान नहीं है। इसका अगर सादा सा भी हल मैं ये बताना चाहूँ तो वो ये है कि एलीट के नंबर्स में इजाफा होना चाहिए। इतने ज़्यादा आप हमारे मुल्क में लोगों को की आमदन, इतने ज़्यादा लोगों की इतनी अच्छी होनी चाहिए कि बैलेंस क्रिएट हो, क्योंकि जितनी एलीट छोटी होगी वो फिर उतना ही ज़्यादा इस्तेसाल करेगी। जितनी इसके नंबर्स ज़्यादा होंगे उतना उसको बैलेंस कर लेगी। आपकी टू नेशन थ्योरी के बारे में क्या ख्याल है? मेरा तो ख्याल है कि रिलीजन के नाम पे टू नेशंस नहीं हो सकती। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा है। बच्चों को कैसे बताएं कि आपने बेहतर लीडर कैसे सेलेक्ट करने या इलेक्ट करने? लीडर्स को उनके दावों पर परखें, ना कि इस तरह से परखें कि आप उनके बारे में क्या परसीव करते हैं। जो लीडर ने वादे किए, क्या वो उसने पूरे किए, या वो क्या पूरे करने के काबिल भी हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं कनाडा को 51st स्टेट बना दूंगा, तो क्या ये दावा पूरा भी हो सकता है? तो इसके लिए लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग पहले आनी चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग आती है जब आप चीज़ों को क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, और क्वेश्चन तब करते हैं जब आप चीज़ों को मुकद्दस नहीं समझते हैं। तो हमारे वो जो आपने पहले सवाल था इसी का कि हम अच्छे क्वालिटी ह्यूमन क्यों नहीं पैदा कर पा रहे, उसमें एक जवाब उसमें ये भी ऐड कर लें कि हम बचपन से ही चीज़ों को तकद्दुस देना सीख लेते हैं। जब आप तकद्दुस देना सीख लेते हैं तो फिर आप उनको क्वेश्चन ही नहीं करते। तो जब आप क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो फिर आपके अंदर एक क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी। जब आपके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग पैदा होगी तो फिर आप अपने लीडर्स को जज कर सकेंगे। पाकिस्तान में एक बहुत अजीब सा रवाज मैं नोट कर रहा हूँ कि आप अपने लीडर से सवाल नहीं करते। नून लीग वाले अपने लीडर से सवाल कम करेंगे और दूसरे को ज़्यादा बदनाम करेंगे। पीटीआई वाले अपनी हुकूमत की केपी की परफॉर्मेंस पर कम बात करेंगे या नहीं करना चाहेंगे, और बाकियों के ऊपर एतराज़ ज़्यादा करेंगे। इसी तरह पीपल्स पार्टी वाले उन अपने सूबे के ऊपर वो आपको इतनी बात नहीं करने देंगे जितनी के बाकियों के ऊपर बात करने के अंदर आज़ाद होंगे। तो एक अजीब सी बात है, हमारे नहीं और भी जगहों पर है ये। लेकिन असल बात यह है कि आपको लीडरशिप से सवाल करना है उसके दावों का, ना कि उसके पास खड़े होकर ये कहना है कि उसने भी तो बताया ना ऐसा क्यों किया, नहीं आपने ऐसा क्यों किया। सारे मेरे फॉलोअर से मैं माफ़ी मांगूंगा कि 10,000 जो आपने सवाल पूछे इम्पॉसिबल है टू रीड ऑल ऑफ देम। तो एक और दफ़ा फैसल को कभी ना कभी ज़िंदगी में तंग करेंगे जिसमें हम सिर्फ आपके सवाल लेंगे और कुछ नहीं लेंगे। और सामने अदील अफजल खड़े हैं जूता लेकर, क्योंकि मैंने उनको एक जुमला मुकम्मल नहीं करने दिया और आपको मैंने एक जुमला नहीं बोला। तो ये जो मैंने हिपोक्रेसी दिखाई है, दो अलग अलग रवैये दिखाए हैं। अदील भाई माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सर, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। टेक केयर, खुदा हाफिज़।